गुड मॉर्निंग सर। आप सभी दर्शकों का आज आरबीसी चैनल पर फिर एक बार यशम मिश्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं अपने पूजनीय माता पिता का और गॉड का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज मैं हूँ। जस्ट इसके बाद हमारे सभी के मार्गदर्शक आचार्य के अग्रवाल सर, बस धन्यवाद करूँगा तो हमारे साथ मार्गदर्शन देते रहते हैं। सुधीर प्रसाद सर, धर्मशीला मैम, इसी के साथ आगे कड़ी में चलेगी जो हमारे गुरु डॉक्टर एस रंजन सर हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहता है। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक वो भूतपूर्व राष्ट्रपति के फैमिली डॉक्टर रह चुके हैं और हमारे आरबीसी यूट्यूब चैनल के चेयरमैन, हमारे सभी के महागुरु प्रोफेसर बासुपाल सर और गुरु माता रत्ना मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद या शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक सही मार्ग पर चल रहे हैं, जिनकी वजह से सभी के घरों में आज एक उजाला का किरण चल रहा है साथियों। और हम इस कंपनी के सीईओ डॉक्टर लिम सीओ जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि अगर इस कंपनी की स्थापना नहीं किए होते तो शायद आज हम सब लोग एक मुकाम पे नहीं होते। साथियों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली आज हूँ कि मैं एक ऐसे शख्सियत का मैं इंट्रोड्यूस करने का मुझे मौका मिला है कि जो मैं कभी उम्मीद नहीं रखा था। शायद उनको सब लोग पहचानते हैं, दुनिया का एक एक व्यक्ति जानता है, वो परिचय के मुस्ताद नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी सिस्टम है कि परिचय देना ज़रूरी है। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, ये अपना आईटीआई कंप्लीट करने के बाद एक छोटे से गांव सातारा से चलकर वो 2000 में पूना आए। पूना आने के बाद बहुत छोटी मोटी कई कंपनियों में अपना स्ट्रगल साइकिल से करते 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 मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा कि साइकिल से आज वो मर्सिडीज बेंज से चल रहे हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यह उनका जर्नी 2000 से 2005 तक बहुत संघर्षमय रहा। कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी अभी कभी वहाँ, काफ़ी संघर्ष करते रहे साथियों। उसी बीच में इनको डिएक्शन इनके किसी दोस्त के द्वारा एक कॉफ़ी से परिचय होता है। कॉफ़ी इनको मिलती है, जिन्होंने कॉफ़ी मिलती है, उस कॉफ़ी से इनको एक डिएक्शन माने का मौका मिलता है। वो खुद सारा परिचय अपना देंगे और उसी के साथ साथ 5-6 महीने के बाद इन्होंने अप्लाई किया था। डिफेंस में भी एक बहुत बेहतरीन पोस्ट पे इनको सर्विस मिलती है साथ में, और दोनों को साथ मिलेंगे। जब डिफेंस में चले गए थे तो थोड़ा सा डिएक्शन नेटवर्क से भटक गए थे, लेकिन थोड़े दिन, क्योंकि नया जॉब मिलता है तो उसको भी ध्यान देना उस समय, क्योंकि जॉब की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो जॉब को संभालते संभालते बाद में कुछ दिन के बाद ये डिएक्शन स्टार्ट किए, और जब डिएक्शन पार्ट टाइम शुरू किए और उसका जब इनको हर तरह का बेनिफिट समझ में आया, तो साथियों जो पार्ट टाइम करते थे वो पार्ट टाइम उनका फुल टाइम के बराबर रहता था। और 2005 से पार्ट टाइम लगातार करते करते आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उनकी विदेश यात्रा 10 विदेश 10 कंट्री उन्होंने घूम के आ चुके, अकेले नहीं, विथ कपल। और आज जो बेहतरीन ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर, हर चीज़ हैं। और महाराष्ट्र के हमारे आरबीसी कोर के एक बेहतर गाइड करने वाले हमारे साथी हैं। महाराष्ट्र को आगे ले चलने में, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान साथियों इनका है। तो मैं यही कहूँगा कि सारा चीज़ उनके मुंह से अगर हम सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज जो इतने कम समय में साथियों आज जो गोल्ड क्राउन डायमंड बन चुके हैं और क्राउन एम्बेसडर के बहुत नज़दीक हैं। तो मैं उनके बारे में जितना बताऊंगा उतना दीपक, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। तो मैं उन्हीं के मुखार बिंदु से आज हम सारे लोग सुनना चाहेंगे। और आप सभी जितने दर्शक आप देख रहे हैं, सभी दर्शक की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा
कि आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे महाराष्ट्र के, हमें पूरा गर्व है हमारे महाराष्ट्र के गोल्ड क्राउन डायमंड हैं मिस्टर प्रवीण सालुंके सर, गोल्ड क्राउन डायमंड महाराष्ट्र पुणे से। थैंक यू सर। प्रवीण सर, आपका आरबीसी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू मिश्रा सर जी, बहुत ही ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के साथ आपने प्रोग्राम की शुरुआत करा के दी है। तो मिश्रा जी, मैं आपको बहुत चाहता हूं, जब से आपसे मुलाकात हुई है, आपका बात करने का तरीका और जिस तरीके से आप एडिफाई करते हैं, आपने एक साधारण इंसान को भी बहुत बड़ा बताकर आप ज़बरदस्त, आप उसमें आपको महारत है। दोस्तों, उतना ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ और साधारण जिंदगी जी रहा था, बट बिकॉज ऑफ द DXN अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी के कारण एक साधारण से साधारण इंसान को भी एक असाधारण एग्जाम्पल सेट करने के मौके मिलते हैं। दोस्तों, इसी का एक मौका आज आपके सामने है। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूँ, जिस टॉपिक पे चर्चा होना ज़्यादा ज़रूरी भी है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को आज, जितने भी DXN RBC यूट्यूब चैनल पे आज आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग डेली एजुकेशन जो हो रहा है आपका 7 बजे, या आपका माइंड वॉश है, आपका ब्रेन वॉश होता है, आपके लिए प्रॉपर तरीके से ब्रेन फीड होता है, आपके लिए प्रोग्रामिंग होती है पूरी तरीके से, और आप अपने घरों में बैठकर ये प्रोग्राम सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का DXN RBC यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज का जो हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि DXN जहाँ से शुरू हुआ, जो आप एक हाथ में गैनोडर्मा देख रहे हैं, और गैनोडर्मा फार्म में दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, जो कि हमारे फाउंडर एंड CEO द नागा जीवा जैन मास्टर, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, उनको हम प्रणाम करते हुए DXN इंडिया में जिनकी वजह से आया, अगर उन्होंने शायद वहाँ पे उस समय पे वो मौका नहीं लिया होता तो शायद कदाचित हमें DXN पता नहीं चलता। द फर्स्ट मेंबर एंड द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर एंड हम सभी के अपलाइन मेंटोर प्रोफेसर वसुपाल सर, जिनके टीम में आज 55 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और जो कि आज 200 से भी ज़्यादा देशों में उनका नेटवर्क जुड़ चुका है। तो हमारे सभी लोगों के RBC चेयरमैन एंड लीडरशिप सिस्टम के साथ हमारे मेंटोर और अपलाइन प्रोफेसर वसुपाल सर और रत्ना मैडम को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर यस रंजन, हाल ही लास्ट वीक ने हमने जो उनका सेशन सुना, जो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया के, और सिर्फ हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, DM इन हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट। तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि वाली बात है कि जो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, जो ऑलरेडी ऑनररी फिजिशियन APJ अब्दुल कलाम, इनके एडवाइजरी में, इनके एडवाइजर डॉक्टर एज एडवाइजर फिजिशियन, और पूरे इंडिया में एक हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट में मायो क्लिनिक, USA में बहुत सारी जगहों पे, अपोलो हॉस्पिटल इंडिया, यहाँ पे एक विजनरी डॉक्टर भी हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त हमारे तरीके से है। सभी मेंटोर्स को मैं प्रणाम करते हुए सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, कई लोगों के बहुत सारे कारण हैं हम DXN क्यों करते हैं। हर एक का अलग अलग कारण उसी के पास है। वाई DXN बेस्ट फॉर चॉइस, बेस्ट चॉइस, DXN ही सबसे अच्छा क्यों उनको लगता है। और ये हो सकता है कि सबका कारण एक जैसा ना हो, बट एक लाइन आपके सामने यहाँ पे आ रही है, सब कुछ होने पर भी यदि मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो कि हाल ही में 10 ट्रिलियन से भी आगे जा चुकी है वेलनेस इंडस्ट्री, यानी करोड़ों का मार्केट आज इस इंडस्ट्री में शुरू हो चुका है। वेलनेस सभी लोगों को पता चला है, और इस कोरोना के समय में तो सभी को पता चला है कि स्वास्थ्य से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लाइन आपके सामने है, सब कुछ होने पर भी यदि मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज का टॉपिक भी इसी स्वास्थ्य से रिगार्डिंग है, द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग, द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग, दीर्घायुषी जीवन का रहस्य। कोई भी जल्दी टिकट निकालना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से कोई भी जल्दी मरना नहीं पसंद करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक में आपको मैं इनवाइट करता हूं और आपको आगे लेके जाना चाहूँगा, और आपको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसको अंत तक देखना है,
ताकि आप एक वेलनेस एडवाइजर भी बन सकते हैं और DXN की एक सबसे बड़ी खास खूबी को भी आज आप जान सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि DXN आज वर्ल्ड के कम से कम वर्ल्ड में 200 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में आज इसके ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। आज हम देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से लेके यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया तक जितने भी कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में हैं वहाँ पे DXN के ऑफिसेस हैं। कई लोग हमें पूछते हैं कि DXN का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो ये स्लाइड उनको जरूर दिखाइए। ये सारे हेड ऑफिसेस है और वो कंट्री हेड ऑफिसेस हैं। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 26 हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिसेस है, हर स्टेट में एक ब्रांच है दोस्तों। मतलब क्या है इसका, कई सारी कंपनियां आज लोगों को एक भुलावा एक चक्कर दे रही है और आपको बोल रही है कि कुछ नहीं करना है, आपको आना है और फिर कुछ नहीं करना होता है, 2 मेंबर लगाओ, 4 मेंबर लगाओ, 2 जोड़ो, फिर करो, करोड़ों कमाओ, इस तरीके की बातें करते हैं। उनका खुद का ऑफिस भी सेटअप नहीं होता दोस्तों, वो ऑफिस दिखाते भी नहीं है। कंप्यूटर पे चलता है सारा बिजनेस, वेबसाइट में चलता है सारा बिजनेस, और एक समय आ जाता है कंप्यूटर में वेबसाइट भी गायब और वो बिजनेस के मालिक भी गायब, बैंक अकाउंट भी सीज। तो हम सभी लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक स्ट्रैटेजिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और दुनिया भर में आपको बिजनेस करने का मौका प्रदान करती है और इसकी बारीकी से कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी लोगों को ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। हम इंडिया में किसी भी जगह पर बैठकर पूरे दुनिया में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और एक बहुत ही बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि प्रोफेसर का टीम अगर 200 कम से कम 222 देशों में हमारे प्रोफेसर वसुपाल सर उनका लोग जुड़ा हुआ है। तो हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए भी सेम है। आप इस इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के कनेक्शन के माध्यम से पूरी दुनिया में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रोफेसर आज भी मुझे दोपहर को कॉल किए और मुझे एक ही बात की, प्रवीण कोई भी टॉपिक ले लो लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर ज़रूर बात करना है और वो है रिक्रूट 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 मोर रिक्रूटमेंट। मतलब क्या है इसका, नंबर्स को ज़्यादा लेकर आना, क्वालिटी को लेकर आना, फिर लोग अपने आप जो क्वालिटी पीपल है वो आगे बढ़ेंगे, जो सही में कुछ ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए मेरा पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। दोस्तों आप सभी लोग जब प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करने जाते हैं तो हमारा एक मोटिवेशन फैक्टर दिमाग के अंदर होता है और हम उसी फैक्टर की बात करते हैं, उसी पे ही बात करते हैं। जैसे मान लो किसी को चाहिए एक एक्स्ट्रा इनकम तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम की ही बात करते हैं। मान लो किसी को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से है और वो ये प्राइमरी मोटिवेशन, उसका मतलब प्राथमिकता। DXN को बिजनेस करने की हर एक की प्राथमिकता अलग अलग है। तो किसी के दिमाग में आ जाता है कि DXN जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है दुनिया में और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए है, तो हम किसी के भी पास जाते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य का ही बात करते हैं। तो हर एक का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर दोस्तों अलग होता है। आप अगर अपने दोस्तों के साथ कभी होटल में खाना खाने बैठ जाते हैं तो जो चीज़ आपको पसंद होती है क्या वही चीज़ सेम आपके दोस्त को पसंद आती है? नहीं। इसका मतलब है हम जब भी फ्रेंड्स के साथ हम जब भी पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मेनू कार्ड हम अपने पास नहीं रखते, मेनू कार्ड हम उनके हाथ में देते हैं और उनको पूछते हैं इसमें से आपको क्या पसंद है बताइए। और फिर वो दोस्त बोलता है अरे यार हाँ चलो आज हम ये स्टार्टर मंगाते हैं, चलो ये हमारा एक मेन कोर्स मंगाते हैं और लास्ट में हम ये डिश मंगाएंगे। तो ये हम दोस्त को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और DXN की अपॉर्चुनिटी के अंदर इन प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका एक कार्ड, मेनू कार्ड ज़रूर बनाइए, मेनू कार्ड ज़रूर बनाइए ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए और आपका प्रॉस्पेक्ट को जो ज़रूरत है वही दो। अगर प्रॉस्पेक्ट को चाहिए गुलाब जामुन और आप बोलेंगे नहीं नहीं तेरे को रसमलाई ही खानी पड़ेगी, अरे और रसमलाई से उसको तकलीफ होती है, वो बोलता है नहीं यार गुलाब जामुन पसंद है मेरे को, नहीं आज रसमलाई खाओ यार। तो इससे क्या होता है कि वो मन बनाकर बात नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है, व्हाट इज़ आवर प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। सबसे पहले हमारा भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, बट ये भी जानिए कि यही सेम मोटिवेशन फैक्टर सभी का नहीं होता है दोस्तों। हर एक व्यक्ति का सेम मोटिवेशन फैक्टर नहीं आएगा। तो हम एज अ डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल हैं और हम लोगों को सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं और सही तरीके से इन इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक की प्राइमरी मोटिवेशन अलग है, हर एक की प्राथमिकता दोस्तों अलग अलग है। कई लोगों की प्राथमिकता हो सकती है स्वास्थ्य यानी हेल्थ सिक्योरिटी। कुछ लोग जानते हैं कि पैसा आने के रास्ते बहुत है लेकिन स्वास्थ्य आने का रास्ता कहाँ पे है। एक डॉक्टर भी अपना स्वास्थ्य चाहता होगा, राइट ना।
तो हेल्थ सिक्योरिटी कुछ लोगों की प्रायोरिटी है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी आती है हेल्पिंग टू अदर्स टू विथ अ ब्लेसिंग, मैं लोगों की कुछ सेवा करूं, लोगों की कुछ मदद करूं, ये भी किसी लोगों का कुछ प्राइमरी प्रायोरिटी आता है। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कुछ 10 लोग अगर ठीक हो जाए और उनको लगे कि अरे यार इस आदमी ने मेरी बहुत अच्छी मदद की, यह आदमी अगर नहीं होता तो मुझे शायद मैं बहुत परेशान रहता। तो लोगों को दुख के दूर बाहर निकालना ये कुछ प्रायोरिटी होती है कुछ लोगों की। तो लोगों की हेल्पिंग करना भी कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है। कुछ लोगों के लिए प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आता है एक्स्ट्रा इनकम। अब ये किसके लिए होता है? मान लो कोई 10,000 कोई जॉब कर रहा है या 20,000 की कोई जॉब कर रहा है, तो उसको लगता है कि ये 20,000 मेरा 30 तारीख से पहले ही खत्म हो जाता है और मैं मेरे अगर आगे सपने बड़े हैं तो मुझे थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो उनका प्राइमरी मोटिवेशन क्या है? चलो 20 कमा रहा हो ना तो एक्स्ट्रा 20 आ जाए। उसके दिमाग में 2 लाख 2.5 लाख 20 लाख अभी नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, उसको चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। उसी तरीके से कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्री होना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है वो चाहते हैं कि जो भी चीज परचेस करने जाए उनको पैसा कभी परेशानी ना बने। तो जिंदगी में उनके बहुत बड़े सपने होते हैं और सबसे ज्यादा इनका एक चीज होता है कि जो भी मनपसंद चीज है वो खरीदने की उनकी क्षमता उनकी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये भी कुछ लोगों की प्रायोरिटी है। वर्ल्ड वाइड ओन बिजनेस यानी खुद का बिजनेस, वर्ल्ड वाइड मैंने वर्ल्ड डाला है बट कुछ लोगों के लिए खुद का ओन बिजनेस शुरू करना है, तो ये भी एक प्राइमरी मोटिवेशन होता है। मैंने वर्ल्ड वाइड इसलिए लिखा कि हम यहाँ पर बैठकर दुबई में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अमेरिका में भी बिजनेस कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी कंट्री में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ आपको चाहिए एक लिंक और डीएक्सएन के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए चाहिए खुद का बिजनेस, ना हमारा कोई बॉस हो। दे आर वांट टू बिकम अ ओन बॉस, खुद बॉस होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ लोगों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना नाम लौकिक शोहरत, कुछ लोगों के लिए वो नेम एंड फेम, ये भी एक प्रायोरिटी होती है दोस्तों। उसी के साथ साथ कुछ लोगों के लिए करियर, जो बच्चा अभी जो स्टूडेंट निकल कर आते हैं, जो ग्रेजुएट पर्सन बाहर निकल कर आते हैं, कहाँ जॉब मिल रही है, कहाँ नौकरियाँ मिल रही है। अभी कोरोना में तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो मालिक उसको बोलता है कि तेरे को तो यहाँ पे अभी तू काम को आ जाओ, तुम काम करो, लेकिन शायद मैं तुम्हें पगार नहीं दे पाऊंगा अभी, सॉरी यार मैं पगार नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कल पे काम पे आ जाना। क्या करेगा वो भी? उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है और जो काम करना चाहता है वो भी नौकरी गंवाना नहीं चाहता है। तो बिना पेमेंट का भी लोग काम कर रहे हैं, आधी सैलरी पे भी लोग काम कर रहे हैं। कहाँ सुरक्षा मिलेगी? तो कुछ लोगों के लिए करियर सेट करना है, ये एक प्रायोरिटी होती है। और एक कुछ लोगों के लिए अपना लाइफ सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी होती है कि मेरे जाने के पश्चात भी कुछ मेरे फैमिली के लिए मैं छोड़ के चला जाऊँ। दैट्स कॉल्ड लीगेसी। अब ये दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बताने का कारण क्या है? इसको मैंने नाम दिया आपके सामने मेनू कार्ड। जैसे मैंने बोला ना, आप होटल में दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने बैठते हैं तो मेनू कार्ड होता है। तो हमारा डीएक्सएन का ये आपके सामने एक मेनू कार्ड है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक पीएमएफ कार्ड जरूर बनाइए, ये कार्ड जरूर आपके पास होना चाहिए। ये जो बातें आपको पूरी डिटेल में जाना है, मेरा आज का टॉपिक पूरा आगे इसके आगे है, प्राइमरी मोटिवेशन के ही ऊपर बात करूंगा आगे भी। बट मैं आपको बताना चाहूंगा इसको और ज़्यादा डिटेल में जिसको भी जाना है तो वो द क्वेश्चन एंड आंसर, इसको बोलते हैं द सवाल ही जवाब एलएनपीस का किताब जरूर लेकर पढ़िए। सवाल ही जवाब है, ये ज़बरदस्त किताब है, उसके अंदर ये सारी बातें डिटेल में दी हैं। मैं तो सिर्फ टच कर रहा हूँ आपको कि करना क्या है। तो ये मेनू कार्ड इसलिए रखना है ताकि आपका कोई विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड हो, उसके पीछे की साइड में ये मेनू कार्ड रखिए और अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखाइए और बोलना सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, तुम इसमें से कौन सी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हो। शायद हो सकता है मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट बोलेगा, तो बोलना सभी इंपॉर्टेंट है पर सबसे ज़्यादा क्या है बताओ। इसमें क्या होता है, उसकी जो मेन जो मेंटालिटी है, उसकी जो थिंकिंग है साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली उसको जो चाहिए वो देखेगा इसके अंदर, तो वो तुरंत बोल सकता है यार मुझे करियर के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है, तो मुझे करियर के बारे में बताओ, मुझे ये बताओ ये कि क्या लिखा है टाइम फ्रीडम। अगर मैं तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम फ्रीडम के बारे में, तो हमें पता चलता है कि इनका क्लोजिंग का कहाँ पे लेकर आना है, हमें ये क्लोजिंग स्टेटमेंट में किधर आएंगे। अरे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमारी क्लोजिंग में वो लाइन पे हमें जाना चाहिए कि तू अगर इसके अंदर आ जाएगा तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा। वो बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बोलेगा हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में बताओ यार मेरे मम्मी पापा भी बहुत बीमार रहते हैं। तो देखो हर एक का मेनू अलग है, हर एक का चॉइस अलग है। तो ये कार्ड दिखाने से आपको उसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहिए जो आपका प्रॉस्पेक्ट डिमांड करे। हमें जो चाहिए वही हम रट्टा लगाएं तो शायद हो सकता है वो घिसा पीटा प्रेजेंटेशन हो जाएगा और सामने वाला इसमें से कुछ नहीं ले पाएगा, तो उसको ही पूछिए। तो कोशिश करिए थोड़ी सी अपनी काम की तरीके को बदलने की, थोड़ा सा एक अलग तरीका इस्तेमाल करने की,
तो ज़रूर फ़ायदा होगा, और कई लोगों को इसका फ़ायदा हो चुका है, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए, एक प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर डीएक्सएन के अंदर है, और इसकी वजह से शायद कई लोग ऐसे डीएक्सएन में मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन डीएक्सएन हमारे लिए लाइफ टाइम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे पैसा या बिजनेस या मुझे वो अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है। वैसे तो सभी को पैसा कमाना है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो 12-12, 15-15 साल आज भी प्रोडक्ट खाते हैं, और वो बराबर से 10-12-11 तारीख को जाएंगे स्टॉक पॉइंट में, प्रोडक्ट परचेस करेंगे। उम्र उनका हो सकता है 60 या 65 हो, बट प्रोडक्ट के साथ पूरी तरीके से लाइबल है और एक कंज्यूमर है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनको फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात आती है एक प्राइमरी मैंने प्राथमिकता के अंदर, तो सभी लोगों की शायद एक इच्छा होती है, एवरीवन हैविंग वन डिजायर, आपकी, मेरी और यहाँ बैठे सभी लोगों की, जितने भी लोग ये प्रेजेंटेशन जहाँ से भी सुन रहे ऑल इंडिया में, तो उन सभी लोगों की इसकी एक इच्छा होती है, और एवरीवन हैविंग वन डिजायर, और वो है लिव लॉन्ग। कोई जल्दी मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता है कि आप में से, हम में से कोई जल्दी टिकट निकालना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता होगा, राइट। किसी को भी जल्दी जाने की घाई नहीं है, कोई नहीं चाहता कि अभी मेरी मृत्यु हो जाए, नहीं सर। सभी लोग ज़्यादा दिन जीवन जीना पसंद करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा समय, ज़्यादा उम्र, 100 साल जिंदगी जिए। और इसके आगे अगर देखा जाए तो हम ये टुडेज रियलिटी के ऊपर भी बात करेंगे आपके सामने, और ये रियलिटी आपके सामने आयुष्मान दर्शक आलेख दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मैं एक जो किताब आपके सामने है, मेरा मराठी का किताब, अभी हिंदी में मैं इसको कन्वर्ट करके जल्दी लेकर आके आपके पास आ जाऊंगा, बहुत जल्दी हिंदी में आ जाएगी किताब, 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आ जाएगी। आयुष्मान दर्शक आलेख इस किताब के अंदर है। इसमें अंदर ये बातें हमने बहुत डिटेल में करी है कि 120 साल जो लोग जीवन जी करते थे पहले, हमारे दादाजी के दादा थे, हमारी दादी जी के जो पिताजी थे, तो उसको हम परदादा या परदादा के भी पापा, क्या उम्र रहती थी उनकी, 120 साल, 125 साल, 130 साल लोग जीवन जिया करते थे। उनको शायद शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम मालूम ही नहीं होता था, इनको बीमारियां, इसका नाम ही पता नहीं था। लेकिन 120-125 साल जीने वाले हमारे जो लोग थे उस समय पे, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो हेल्दी और एक अच्छी बेहतरीन जीवन शैली के साथ एक ज़बरदस्त ज़िंदगी जीते थे, और इनकी मृत्यु भी बीमारी के कारण नहीं होती थी। ज़्यादा उम्र ढलने के कारण आंख बंद करी और सुबह तक उनकी डेथ हो गई, उसका कारण किसी को पता ही नहीं चला, और बहुत ही हैप्पी, हेल्दी और अच्छी जीवन के साथ, हैप्पीनेस के साथ डेथ भी हो जाती है, वो भी 120-125 साल के बाद। ये पुराना जीवन था। बट अभी हम अगर किसी को पूछेंगे अभी लोगों का जीवन का जो आयुर्मान है वो कितना आ चुका है, 120-130 साल। यानी हमारा जो भगवान है, या हमारी जो भी साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो हमारा जो शरीर के कोश हैं वो 120-130 साल फिजियोलॉजिकली जीवन जीने के लिए तैयार है। बट अभी मात्र हमने इसको लेकर आया है वो भी 60 के अंदर, 60-70 के अंदर। उसको हम कहते हैं 30 में टाटा फिश हो चुका है आज का इंसान, और 60 मध्ये हातात काठी, यानी वो स्टिक, हातात काठी मराठीत म्हणतात, 60 मध्ये हातात काठी। तो ये 30 में टाटा फिश और 60 में 70 में बेहाल। क्या हुआ ये, क्योंकि इसका 20% टॉक्सिसिटी जो बढ़ रहा है वो डीएनए से आ रहा है। डीएनए का मतलब जो माता और पिता की जो कोश इकट्ठा होती है उसको बोलते हैं जाइकोट, तो उसके अंदर डीएनए में ही बहुत सारा टॉक्सिन और बहुत सारे रोगों के कारण उसी में डीएनए में छुपे हुए हैं, और वहां से 20% टॉक्सिसिटी यानी 20% खराबी, जन्म के साथ ही शरीर के अंदर टॉक्सिन्स आ रहे हैं। वही आगे जाते जाते ये हम देख रहे हैं उम्र 30 और 40 के बीच में जाते ही लोग सिम्टम में चले जाते हैं, कई सारी लक्षणों को ऊपर जाते हैं। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं 40-50 साल की उम्र में डिसीज पता हो रही है, डायग्नोसिस हो रहा है, कुछ ना कुछ रोग निकल कर आ रहे हैं। अब आगे का जीवन पूरा जिंदगी रोगों के साथ जीवन जीना, शुगर आ गई है, ब्लड प्रेशर आ गया है, थायराइड आ गए हैं, एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे बीमारी के साथ, दवाइयों के साथ जीवन, और फिर आगे के जीवन देख रहे हैं तो ये बीमारी के कारण कई सारी बीमारियां, और फिर एक एक ऑपरेशन, और फिर लास्ट में हम देख रहे हैं कई लोग ऐसे हैं कि बहुत कम समय में डेथ हो रही है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आप सभी लोगों को, पूरी दुनिया के वास्तव है कि आज जो इंसान की मौत हो रही है वो होने का कारण क्या है, वो है किसी ना किसी बीमारी का कारण। पहले लोग जिया करते थे, हम बोलते थे अगर कोई आज भी अगर 95 साल, 90 या 90 साल के ऊपर भी चला जाता है तो हम बोलते बहुत अच्छा जीवन जिए इनका, और हम लिखते भी हैं जब हम शोकाकुल हो जाते हैं, और हम इसके नीचे लिखते भी हैं कि ज़्यादा उम्र के कारण देहांत हो गया। बट अभी अगर हम देखते हैं तो कई सारे लोग, उम्र 30 है और कैंसर हो चुका है, उम्र 25 है, कॉलेज में जाने वाली उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और इसके कारण आज हम थोड़े से डिटेल में जाएंगे, और कैसे हमें सीक्रेट मिलेगा
हम लिव लॉन्ग। तो हमें इसको थोड़ा सा कैसे, यही सिचुएशन रहेगा, इसी परिस्थिति में हम रहेंगे दोस्तों, तो आने वाले 20-25 साल कैसे होंगे, तो टॉक्सिन का लोड तो और ही बढ़ता जाएगा, उम्र और भी कम होती जा रही है, हमारा आयुर्मान और भी कम होते जा रहा है, और जन्म से साथ ही हमारे साथ 30-40% टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अब इनका जीवन आने वाले समय में देखा जाए तो 30 या 40 के बीच में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बीमारी, अभी तो बच्चा जन्म ले रहा है वो अस्थमा लेकर आ रहा है, जन्म ले रहा है शुगर लेकर आ रहा है। इसकी वजह से इस बच्चे का क्या जीवन होगा जो जन्म से ही पंप लेता है, जिसको जन्म से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों को जन्म से हार्ट में होल है, उसका ये पार्ट कमज़ोर है, उसका ये पार्ट बहुत ख़राब हो चुका है, उसका लीवर में बहुत सारे डैमेजेस आ चुका है, जन्म से बहुत देख रहे हैं। और हम सब स्वास्थ्य इंडस्ट्री में तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं, और आप भी शायद फेस करते हैं, इतना ज़्यादा प्रमाण बढ़ चुका है। अब आप मुझे बताइए कि कैसे इन बच्चों का जीवन हम बोल सकते हैं 70, 80 या 90 या 20, 100 साल तक हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि जन्म से जो रोग लेकर आ रहे हैं। तो आज के बाद हम देखेंगे कुछ सालों बाद लोग 30 या 40 के बीच में ही उनका जीवन आयु खत्म हो रहा है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि किसी का आयु किसी के हाथ में नहीं। हम भी जानते हैं कि हमारा उम्र, हमारा जन्म, हमारा आयु, हमारा देहांत किसी के हाथ में नहीं है। फिर भी कुछ साइकोलॉजिकली और कुछ तो साइंटिफिकली बातें होती है, वो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग? तो हमारे अच्छी उम्र का ज़्यादा जिंदगी जीने का सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग? तो ज़्यादा उम्र जीना चाहते हैं तो इसका सीक्रेट क्या होगा? तो इसका सीक्रेट है यू शुड हैव अ गुड हेल्थ। एक अच्छा सेहत, एक अच्छी सेहत, गुड हेल्थ हमारे साथ होनी चाहिए। वो व्हाट इज मीन बाय गुड हेल्थ? एक अच्छी सेहत का मतलब क्या है? गुड हेल्थ किसे कहेंगे? कुछ लोगों को लगता है बीमारी का ना होना मतलब गुड हेल्थ है। सॉरी दोस्तों, ये उसका डिफिनेशन नहीं है। कोई रोग आपको आज नहीं है, आज कोई लेबल आपको नहीं लगा है और आप बोलते कि मैं निरोगी हूँ, तो सॉरी, ये डेफिनेशन आपके लिए नहीं है। आपके लिए मैं गुड हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ गुड हेल्थ? और गुड हेल्थ का मतलब आता है सामने, द बेस्ट हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। शरीर के सभी हिस्सों का हार्मोनियस फंक्शन। हार्मोनियस का मतलब क्या है? एक अंग दूसरे अंगों के साथ काम करता है। जैसे एक परिवार में पूरा सभी सदस्य एक दूसरे का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेकर परिवार को चलाते हैं, राइट? सभी का अलग अलग जिम्मेदारी होता है, लेकिन पूरा परिवार हार्मोनियस फंक्शन में काम करता है, तो उसको बोलते हैं एक अच्छा परिवार, एक अच्छी फैमिली। उसी तरीके हमारा बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन का एक एक फंक्शंस होता है, लेकिन हर फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो पूरे बॉडी के अंदर हमारे हार्मोनियस फंक्शन का होना और ऑल बॉडी पार्ट्स, सभी पार्ट्स के अंदर एक अच्छा हार्मोनियस फंक्शन का होना, ये गुड हेल्थ का एक सही निशानी है, सही कारण है। तो आज हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। आज की रियलिटी क्या है? आज की रियलिटी है बीमारी का दौर। रोगों के लिस्ट के नाम इतने निकाल कर बैठेगा कोई, तो हर दिन और 10 रोग निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये सर नो, हर दिन नया 10 लोग, 10 बीमारी। कोरोना शायद आज 1 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, बट अभी पता चला। अरे आने वाले समय में और कितने रोग पता चलेंगे, हमें पता नहीं है, बट रोज डेली नया 10 बीमारी इस आज टर्मिनोलॉजी में बढ़ते जा रहा है। आज मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बताऊंगा क्या सिचुएशन है सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ हम पकड़ते हैं, 120 करोड़ भी मान लेते हैं, तो उसमें से 90 करोड़ लोग अनहेल्दी हैं और 30 करोड़ लोग ही हेल्दी है। मतलब 90 करोड़ लोग आज किसी ना किसी मेडिसिन, दवाई के ऊपर हैं, यानी इलनेस के अंदर आ रहे हैं। कौन लोग हैं वो? सबसे ज़्यादा नंबर पे आ रहे हैं 15 करोड़ लोग डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डायबिटीज़ के अंदर आ रही। तो डायबिटीज में हम देख रहे हैं मधुमेह के कारण होने वाली मौतों की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। मधुमेह के कारण होने वाली मौतों की संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है और पिछले 11 वर्षों में 50% डेथ बढ़ चुकी है। और जीबीडी का रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जीबीडी यानी ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिसीज, इसका रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में डायबिटीज से मरने वालों की संख्या भारत में 11वें नंबर पे थी। और वही जीबीडी का रिपोर्ट आज बताता है 2017 में, इसका रिपोर्ट आज बताया जा रहा है, जो 2005 में 11वें नंबर पे था आज 7वें नंबर पे आ चुका है। और सबसे स्वीट डिसीज है ये। और आज शायद हो सकता है कि 15 करोड़ लोगों को पता चला है कि उनको शुगर है, बट कितने सारे करोड़ लोग हैं उनको पता ही नहीं कि शरीर के अंदर शुगर ज़्यादा है। आज उनको शायद आज लेबल नहीं लगा है, मतलब वो उस राह में, उस लाइन में है, उस इलनेस के अंदर है, प्री इलनेस के अंदर है, बट उनको पता नहीं है। आगे बताएंगे इसके ऊपर। 10 करोड़ लोग भारत के अंदर हम बात कर रहे हैं। भारत में कुल आबादी के 8% लोग,
यानी जो टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से 8% लोग अस्थमा से पीड़ित है दोस्तों, अस्थमा से पीड़ित है। और पिछले 11 वर्षों से हम देख रहे हैं ये अस्थमा के कारण और कितने लोग बढ़ रहे हैं, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और 11% मतलब इसमें ओल्ड एज पर्सन हैं, तो 8% बच्चों का भी इसमें ज़्यादा है। यानी हम कहते थे ना कि जो होगा वो कभी बुढ़ापे में हो जाएगा, अभी तो छोटे छोटे बच्चों को दमा का पंप लेना पड़ रहा है। और ये भी हम कहानी है जो सामने आपके हैं, जो कोरोना से रिगार्डिंग हम आज जो भी लोग लड़ाई चल रही है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वार चल रही है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो लास्ट में जो हार मानता है वो ऑर्गन कौन सा, हमारा लंग्स है। जब सांस लेना बंद हो जाता है तभी इंसान की डेथ हो रही है। मतलब ये कोरोना एक ही घंटे में या 2 ही घंटे में लाखों की तादाद में उसकी रचना बढ़ा देता है और एक म्यूकस डिपॉजिट कर देता है हमारे लंग्स के अंदर। और इतना ज़्यादा म्यूकस कफ हमारे लंग्स की वायुकोश में आने के कारण सांस का मार्ग बंद होना और फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर, और फिर भी सांस नहीं जा रही है तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ होना। इसमें हमारे स्वास्थ्य में हमारा लंग्स का स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये भी ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ चुकी है। 18 करोड़ लोग 18 करोड़ लोग अर्थराइटिस के कारण परिवेश इसके अंदर है। और ये बदलते परिवेश में, बदलते सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं ये बीमारी युवाओं को भी अपने चपेट में सबसे ज़्यादा ले रही है। युवाओं को भी ये बीमारी ज़्यादा चपेट में ले रही है। मतलब पहले ये बोलते थे ना कि यह अस्थमा या संधिवात सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है या उम्र के ढलने की उम्र में आ जाता है, बट अभी तो 7-8 साल के बच्चों को भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। 15-20 साल में यूरिया बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट में जमा होकर जॉइंट के प्रॉब्लम आ रहा है, रिम्यूटर आर्थराइटिस जैसे समस्याएं बढ़ रही। ये कचरा अभी हमारे शरीर में है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी कतार में हैं। अभी भी हम बोलते हैं कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में। इसका मतलब क्या होता है, अभी भी हमें इसका शायद पता नहीं कि हमारे शरीर में इस तरीके के कुछ कारण छुपे हुए हैं, बट एक दिन में या एक साल में नहीं होता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं किडनी फेल्यूर के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो किडनी डिसीज जितने भी हमारे इंडिया के अंदर है, 12 करोड़ लोग, करोड़ों में यार 12 करोड़ लोग आज किडनी के कारण परेशान हैं। और उसमें बच्चे भी हैं 7-8 साल के, और बच्चे के साथ बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, ये हम देख रहे हैं। और इनको शायद हो सकता है कि इनका डायलिसिस चल रहा है, इनको एक ही उपाय होता है वो किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी पूरी तरह से खराब होना। सर आप मुझे बताइए ये रातों रात होता है क्या? इसका एक ही कारण होता है कि कोशिकाओं का खराब होकर के ऑर्गन खराब होना, उसके लिए कुछ तो समय लगेगा, रातों रात तो ये होगा ही नहीं। एक पूरा किडनी खराब हो जाता है, उसके लिए 1 साल 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं। हमारे भारत में कैंसर का भी प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैंसर के कारण जो मौत हो रही है वो हर मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। और भारत के 10% लोगों पर लटक रही है कैंसर की तलवार। और हर साल 300% से बढ़ रहे हैं कैंसर की केसेस इंडिया के अंदर। सोचिए दोस्तों, इसके ऊपर भारत के 10% लोगों पर लटक रही है कैंसर की तलवार। ये रियलिटी है। जो मैं बोलता था, मैं हेल्दी, मैं निरोगी बोलता था, फटक करके नहीं होता ये बीमारी कभी। इसका भी कई कारण है, कुछ कारण आज के शायद सेशन में आपको पता चलेंगे। कैसे लोग ये जी पाएंगे ज़्यादा उम्र, 100 साल। हृदय रोग सबसे बड़ा मृत्यु का कारण। आज अगर किसी की डेथ होती है तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा डेथ का रीज़न है? इसको वर्ल्ड डेथ रीज़न बोला जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 80% लोग इसी कारण के कारण ज़्यादा डेथ होते हैं भारत वर्ल्ड में। तो इसमें हम देख रहे हैं हृदय रोग में 7 करोड़ लोग जिनको हार्ट की बीमारियां हो चुकी हैं। भारत के हृदय रोग अस्पताल में हर साल 2.5 लाख 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की हो रही ओपन हार्ट सर्जरी। अब इसको आप प्रगति भी बोल सकते हैं, अधोगति भी बोल सकते हैं। प्रगति हो सकती है मेडिकल साइंस की, बड़े बड़े अस्पताल 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं, बट वहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। तो ये हमारी दुर्दशा को दर्शाता है, भारत की दुर्दशा को दर्शाता है, यानी लोगों की स्वास्थ्य की दुर्दशा। एक साल में 2 लाख लोगों की यहाँ पे हार्ट की सर्जरी होना। और इसके साथ अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया का हेल्थ सिनारियो में जितने भी अस्पताल और जितने भी डॉक्टर्स है वो हमारी पॉपुलेशन को जोड़े तो ये इतने पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा भारत सरकार खुद कहता है कि अभी हमें प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ सिनारियो, हमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे जाना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। खुद मोदी जी का इसके ऊपर एक वेलनेस के ऊपर स्पीच है कि हम बीमारी की चिंता क्यों करें, हम चिंता करें कि बीमारी शरीर के अंदर ना आए। हम इलनेस की चिंता क्यों करें, हम चिंता करें, हम वेलनेस की चिंता करें, हमें वेलनेस की तरफ जाना है। क्यों?
क्योंकि कुछ स्टेट का यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने है। तो गुजरात का अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे 17,000 पेशेंट के साथ एक डॉक्टर जुड़ा हुआ है, मतलब एक पेशेंट 17,000 पेशेंट एक डॉक्टर है। वैसे 1,56,000 यानी 56,000 जो बीमार लोग हैं उनके लिए एक अस्पताल आता है गुजरात में। तो ये सिचुएशन उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में, और आज भी आप देख रहे हैं कि कई लोगों को प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन बेड ही खाली नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही समय समय पर। यह सिचुएशन आ चुकी है। क्या करें इस सिचुएशन में? एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये एस्टिमेटेड डेथ का मतलब होता है कि हमारी भारत का बता रहा हूँ, क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया, द एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और सबसे अव्वल नंबर पे कार्डियोवास्कुलर डिसीज सीवीडी, जो कि एक साल में 24 लाख लोगों की डेथ बिकॉज ऑफ द हार्ट के कारण हो रही है दोस्तों। कितने लोगों की? 24 लाख। अब मैं इसको मिनट में भी निकाल सकता हूँ, एक महीने में, एक साल में निकालते हैं तो एक महीने में भी निकलता है, एक हफ्ते में भी निकलता है, और एक मिनट का भी निकाला जा सकता है। तो अगर आप गिना कर आप इसका कैलकुलेशन करिए और लगाइए इसका हिसाब, तो एक साल में 24 लाख लोगों की डेथ, तो एक मिनट में, पल भर में, एक मिनट में 4 लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर मैं अभी 20 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ तो 20 मिनट में 4 यानी 80 लोग अभी भी जो स्वर्ग लोग जा चुके, और ये कारण है सिर्फ हृदय रोग के कारण। इतना प्रमाण बढ़ रहा है, हर मिनट में 4 लोगों की मृत्यु बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज। हर मिनट में कैंसर आगे बढ़ रहा है, एक व्यक्ति को लेकर जा रहा है। ये इतना बढ़ चुका है बिकॉज हम इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमें ध्यान देना है कि हम कैसे ज़्यादा दिन लंबा जिए। आज का मिशन, हमारा जो आज का टॉपिक है कि लिव लॉन्ग, द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग। हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए सभी लोगों की कि यार मुझे इस लिस्ट के अंदर नहीं जाना है और इसकी जिम्मेदारी मुझे आज नहीं। मैं एक नया गाड़ी लेकर आता हूँ तो मेरा गाड़ी जल्दी खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम पहले दिन से वो उसको पहले ही मांग लेते हैं। मुझे बता तुम्हारे गाड़ी के साथ कितना सर्विसिंग फ्री मिलेगा, कितना सर्विसिंग मुझे करना है, तो हम बताते हैं उसको पहले ही, उसका मैनुअल लेते हैं, उसके पास से वो रिसीट लेते हैं और वो बोलते चलो मुझे बताओ पहला कब लेकर आना है गाड़ी। क्यों? क्योंकि गाड़ी की वैल्यू है। तो हमें आज ज़रूर जानना चाहिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सो डू यू नो, ये मैंने अभी बताया कि इन इंडिया एवरी मिनट 4 पीपल डाई विद हार्ट अटैक। तो हाउ टू लिव लॉन्ग, कैसे हम इस चीज़ को पाए? एवरीवन हैविंग वन डिज़ायर, सभी लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि बीमार के कारण मौत हो, कोई नहीं चाहता कि बहुत जल्दी मौत हो। और यहाँ पे अगर ये बात करें तो यही मैंने अभी बताया आपको, ये दिखा रहा था मैं, और इसी के लिए मैंने ये सीक्रेट भी बताया आपको, क्योंकि गुड हेल्थ होना चाहिए, हार्मोनियस फंक्शन ठीक होना चाहिए, बेस्ट हार्मोनियस फंक्शन इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब आता है हमारा कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैट बॉक्स के अंदर है, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स के अंदर हैं, मुझे चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट है? यस 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 प्लीज, चैट बॉक्स आ रहा है ना, मैं भी चैट बॉक्स ओपन कर रहा था। तो अभी सिचुएशन ये हुई है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है। तो कुछ लोग कहते हैं सर हार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ किडनी, तो कुछ लोग तुरंत, हाँ, या हम मीटिंग में भी कभी सवाल पूछे थे लोगों को, यस यस यस, तो कुछ लोग बोलते हैं हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको कहता हूँ चलो ठीक है सर, आज से हम हृदय की बहुत अच्छी रक्षा करेंगे, उसकी केयर करेंगे। आपको किडनी फेल्योर हो जाए तो चलेगा, आपकी आंखों में समस्या आ जाए तो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ब्रेन हमारा सबसे मेन है, सीपीयू है, यही तो सब कुछ का ऑर्डर करता है, सब कुछ कंट्रोल यही पे होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बॉडी का ऑर्गन है तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूँ चलो आज से हम ब्रेन की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, और आपको शायद आने वाले समय में एक हार्ट अटैक आ जाए या पैरालाइज या फिर कुछ भी हो जाए आपके शरीर में, आपका शरीर का कोई अंग भी चला जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब आता है, बराबर से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो ऑल बॉडी पार्ट्स हैव इम्पॉर्टेंट, शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी अंग अगर इंपॉर्टेंट है, बॉडी के सभी अंग, तो सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक सभी अंग इंपॉर्टेंट है। तो बने किस चीज से हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। हर एक पार्ट अगर सेल से बना हुआ है तो एक सवाल मेरा आपसे मैं पूछना चाहूंगा, किसी भी स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत कहाँ पे होगी?
आप इसको थोड़ा सा बारीक से समझ लेना और बराबर से पूछ लेना लोगों को सवाल ये कि सर अगर सभी पार्ट इंपॉर्टेंट हैं तो इन पार्ट में हर एक पार्ट की शुरुआत यानी किसी भी स्वास्थ्य की समस्या की शुरुआत कहाँ होती है? तो हर एक का जवाब एक ही आएगा सर, कोशिकाओं में होती है। तो शुरुआत होती है सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर, इसको बोलते हैं हम एक एबनॉर्मल सेल। जैसे हमारे जन्म की शुरुआत एक माता की पेशी पिता की पेशी से होती है, एक कोशिका से कोशिकाओं का समूह, टिश्यूज, ऑर्गन और सिस्टम बनने के लिए 9 महीना 9 दिन लगता है। बट ये पूरा बॉडी जो बंडल ऑफ द ट्रिलियंस सेल्स, तो हमारा शरीर का हर अंग अगर कोशिकाओं से बना है तो इसका मतलब एक ही आता है कि कोई भी समस्या अगर शरीर के अंदर आ रही है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर ही आ रही है। शुरुआत कोशिकाओं में। अगर शुगर बढ़ रहा है आज डायबिटीज नहीं आपको, लेकिन शुगर की मात्रा आ रही है तो वो सेल के अंदर टॉक्सिसिटी के लेवल पे टॉक्सिन शुगर बोला जाता है, टॉक्सिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो शरीर में कचरा जो आ रहा है वो अभी भी आ रहा है, आज लेवल शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सवाल दूसरा आपको सवाल पूछूंगा मैं आपको कि सर एक जो बीमारी जिसको हम बोलते हैं या स्वास्थ्य की समस्या हम जिसको बोलते हैं वो हमें पता कब चलती है? हमारा एक कोशिकाओं में गड़बड़ होने के बाद या एक कोशिकाओं को अस्वस्थ होने के बाद पता चलता है या पूरा सिस्टम खराब होने के बाद पता चलता है? आप सोचिए। सिस्टम यानी ऑर्गन जब तक डैमेज नहीं होता है तब तक हमारा बॉडी बोलता है तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, आपको भी चिंता नहीं करने, मुझे भी चिंता नहीं करने, जब होगा तब देखे जाएंगे। तो एक सेल में पता कभी भी नहीं चलता, जब तक सिस्टम खराब हो नहीं जाती तब तक समझ में नहीं आता। तो हमें ध्यान देना है। और तीसरा सवाल इसी स्लाइड के ऊपर मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप कब जाग जाओगे? हमें कब जाग जाना चाहिए? अगर आप प्रेजेंटेशन बारीकी से समझ रहे, इन बातों को समझ रहे, तो मेरा सवाल तीसरा आपके लिए है, आप कब जाग जाना पसंद करोगे? सिस्टम खराब होने के बाद, कोई लेबल लगने के बाद, या फिर पहली एक सिंगल सेल के लिए, एक सिंगल एबनॉर्मल कोशिकाओं के लिए? तो हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमारी कोशिकाओं पे काम करे, और इसी को तो हम कहते हैं एक वेलनेस की तरफ जाना। जब हम सिस्टम खराब होने के बाद जाग जाते हैं, यानी कोई लेबल लगने के बाद, प्रॉब्लम आने के बाद जाग जाते हैं। और हालांकि लोगों को स्वास्थ्य की परिभाषा इतना ही पता है, जब तक कोई समस्या नहीं आती है तब तक किसी के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको पूछना चाहूंगा, एक किडनी का फेल होना या एक लीवर का फेल्योर होना, एक ऑर्गन का डैमेज होना, वो किसी ना किसी एक सेल से जुड़ा हुआ है। और वो सेल से एक ऑर्गन या बीमारी का पता चलना कम से कम 10 या 15 साल का उसके अंदर कारण है। 10 साल ये लगता है एक सिस्टम डैमेज होने के लिए। मतलब शुरुआत 15 साल पहले हो चुकी है। आज हमारे शरीर में तैयारी हो रही है, मतलब अभी तक वो रूप में नहीं आया है। जो लेबल हम जिसको पैथोलॉजी की नाम देता है, पैथोलॉजी ने नाम दिया है ना, डायबिटिक, थायराइड, तो तब तक ये पता नहीं चलता है, तब तक पता ही नहीं चलता है दोस्तों। और इसी के लिए हम कहना चाहते हैं हमें इलनेस की तरफ नहीं जाना है, हमें वेलनेस में जाना है, यानी हमारी प्रिवेंशन, परहेज पे जाना है। और इसी को हम कहते हैं द $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, स्वास्थ्य की रक्षा करिए। एक ऐसा रास्ता हमें डीएक्सन लेकर आता है कि जो आने वाले समय में हम एक अच्छा स्वास्थ्य, बेहतरीन स्वास्थ्य लेकर आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन में वो क्षमता है और वो ताकत है इस तरीके का प्रेजेंटेशन देने की स्वास्थ्य को लेकर। वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, पॉल जेन पिल्जर का कहना है दोस्तों। और स्वास्थ्य क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति। हेल्दी लाइफ होना चाहिए, यूथफुल लाइफ, जल्दी कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, एंटी एजिंग चाहिए, कोई भी जल्दी बूढ़ा नहीं होता, डिसीज फ्री लाइफ, रोग मुक्त जीवन जीना, ये सब वेलनेस में आता है। निरोगी रहना, यूथफुल रहना, डिसीज फ्री रहना, ये सब कुछ हमारा आता है वेलनेस के अंदर आता है, स्वास्थ्य क्रांति के अंदर आता है। और हमारे प्रभावित करने वाले सभी डीएक्सन के उत्पाद इसी के कैटेगरी के अंदर आते हैं, वेलनेस। सो हम ये भी देख रहे हैं कि हम सभी को ये क्यों हो रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं कि हम इलनेस में क्यों जा रहे हैं, वाई ये सब कुछ इतना बढ़ क्यों रहा है, इतने सारे प्रमाण और इतने सारे परसेंटेज ऑफ मैंने बताया कि इतना सारा जो आज का रियलिटी क्यों हो रहा है। तो इसका पहला कारण आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज डू नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब होता है हमें जीवन का मूल्य नहीं जानते। सब कहते हैं मैं अपना सपना मनी मनी, हाँ ठीक है यार, मनी सभी को चाहिए, सभी नदियां एक जगह पे जाके समंदर में ही जाती हैं, सबको पैसा ही चाहिए, मानता हूं इस चीज को, लेकिन हमारी शरीर की भी कुछ वैल्यू बनती है। वी डू नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। सिर्फ पैसा पैसा नहीं सर, हमारा शरीर का भी इंपॉर्टेंस ही है। एक अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगलो किसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर सेहत नहीं साथ दे रही है तो ये सुख नहीं प्रदान कर पाएगा। तो जीवन का मूल्य बहुत ज़्यादा हद तक है। कितना हद है उसका हम देख रहे हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कारण कि हम अपने शरीर की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। बॉडी की वैल्यू क्या है इसको समझना है और इसको इम्पोर्टेंस ही देना है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है, जीवन से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहला रीज़न है, इसको हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इसका ही कारण होता है, इसका प्रॉब्लम आती है। चलेगा यार, क्या होता है, कुछ नहीं होगा, ये तो सब ठीक है, देखेंगे, इस तरीके की बातें करने से ही हम समस्या के अंदर आ जाते हैं। बट हमें आज जाग जाना चाहिए, अगर सॉल्यूशन सामने है तो उसको उठा लेना चाहिए। बिकॉज सर्टन डिसीज जो भी हम बातें कर रहे हैं अभी, जितने भी नाम मैंने आपके सामने बताए होंगे, दे साइलेंट किलर, दे डू नॉट शोइंग द सिम्टम अंटिल दे बिकम अ फुल ब्लोन ऑफ डिसीज। जब तक एक रोग का रूप धारण नहीं कर लेते हैं तब तक ये पता ही नहीं चलता है कि ये बीमारी आ चुकी है। कल तक तो हम सेफ थे, अचानक नहीं होता ये साइलेंट किलर। जब तक रोग का रूप पूर्ण रूप विकसित नहीं होता, लक्षण भी दिखते नहीं, उसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। दे आर नॉन सिम्टोमेटिक, मतलब ये लक्षण शरीर के ऊपर दिखाते नहीं हैं जब तक बीमारी का स्वरूप नहीं आता है, और इसी को हम कहते हैं नॉन सिम्टोमेटिक है। और ये क्यों सिम्टम नहीं दिखाते हैं, तो यही कारण है इसका सामने फिर से आपके आ रहा है कि एक कोशिका खराब होने के बाद सिस्टम खराब होने के लिए किसी के लिए 10 साल भी बन जाते हैं। तो 10 साल के बाद ही, मतलब एक सेल में शक्कर आ जा गई है, एक सेल में आज कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ गई है, एक सेल में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, एक सेल में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, बीमारी नहीं पता चलेगी यार। ये पता होने के लिए आपको और 5 साल 10 साल वेट करना है, जब तक सिस्टम नहीं खराब होता है। तो इसी को हम कहते हैं, जब तक हमारे शरीर में कोई रोग का रूप धारण नहीं करता है, पता ही नहीं चलता है। कई सारे उदाहरण आपको पता है कि किस कारण से सेल डैमेज हो रही है, ये कोशिका क्यों डैमेज हो रही है, बाहर से भी हो रही है, अंदर से भी हो रही है। कुछ विषैले तत्व बाहर से आते हैं जो कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, हवा में, पानी में, खुराक में, हमारे बैड हैबिट्स, तंबाकू, सिगारेट, कितना सारा निकोटीन जहर हम शरीर के अंदर डालते हैं, और फिर आता है कुछ ना कुछ समस्या है, और कुछ स्वास्थ्य समस्या के ऊपर जो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। चलो माना 8 दिन लेते तो ठीक है, लेकिन एक दवाई अगर जिंदगी भर लेने को बोला डॉक्टर ने, तो शायद हो सकता है किसी न किसी ऑर्गन को हम खो बैठते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ये तो ड्रग्स है, ये तो दवाइयाँ हैं, या आपको स्वास्थ्य के लिए नहीं है, तो रासायनिक दुष्परिणाम ये भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ इंटरनल टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब शरीर के अंदर कुछ चीज़ें बन जाती हैं और जिसको शरीर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसको शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है, और ये शरीर को नुकसान का कारण बन जाता है। जैसे शरीर में ज़्यादा लेवल में शुगर का बढ़ना टॉक्सिन है, इंटरनल टॉक्सिन। शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इंटरनल टॉक्सिन है। ब्लड यूरिया का बढ़ना इंटरनल टॉक्सिन्स है। कई सारे इंटरनल टॉक्सिन्स हैं, और ये टॉक्सिन्स कहाँ जमा हो जाते हैं? शुरुआत हो जाती है एक सिंगल एबनॉर्मल कोशिका में, एक सेल के अंदर आ जाता है, और एक सेल से धीरे 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 पूरे ऑर्गन्स में जमा हो जाता है। और इसी को कहते हैं, पहले सेल एबनॉर्मल होती है, फिर वो इनएक्टिव होने लगती है, और वही सेल फिर से डेड होना शुरू हो जाती है। फिर भी कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं, कुछ लोग, आपको भी शायद कुछ लोगों को सवाल होगा, मैं तो पिछले 20 साल से वही हवा में हूँ, वही पानी में हूँ, मुझे वो दूध का चाय पीने की आदत आज 20 साल पुरानी है। कुछ लोग बोलते हैं मैं सिगारेट भी पिछले 5 साल से यूज़ करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं अल्कोहलिक हूँ कितने साल से, मैं भाई बीमारी क्यों नहीं है अभी तक मुझे? मैं इसी वातावरण में रहता हूँ जो आप मुझे बता रहे हो, तो आज तक मुझे बीमारी क्यों नहीं है? तो शायद वो नज़रअंदाज करते हैं इन बातों को, तो उनके लिए स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। क्यों होता है? देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का हमारे शरीर में, जैसे बोलते हैं ना, सर्वत्र अति सर्वत्र वर्जते, मतलब क्या है, शरीर में कुछ ना कुछ चीज़ें जो आ रही है विषैले तत्वों पर, तो उसको भी शरीर का एक प्रमाण होता है, उसको बोलता है थ्रेशोल्ड लेवल, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। तो शरीर में विषैले तत्वों को बाहर सहन करने की क्षमता, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो हमारी बॉडी की जो थ्रेशोल्ड लेवल है, यानी टॉक्सिन थ्रेशोल्ड लेवल, यानी हमारा एक इम्यूनिटी लाइन आपके सामने रखा है, वो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना आपको, वो इम्यूनिटी लाइन है, वो आपका टॉक्सिन का थ्रेशोल्ड लेवल है। मतलब जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे तक टॉक्सिन है, ये कचरा जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे है, इम्यूनिटी के नीचे है, थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है, पता नहीं चलता है। मैं पता कब चलता है? पता जब चलता है जब ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करते हैं। तो इसको एक स्टेज है, जैसे हम बोलते हैं कि पहला भी जो आज की जो हमारा दौर है, हम सभी के लिए एक स्टेज है। क्या हम सभी लोग स्वस्थ हैं? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। क्या आज जितने भी लोग हैं वो आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ मानते हैं? आप सभी लोग? तो हमारे लिए कौन सी कैटेगरी है? हमारे लिए है प्री इलनेस स्टेज, PIP। हम सभी लोग इस स्टेज के अंदर आते हैं, PIP, इसको बोलते हैं प्री इलनेस पीरियड, PIP स्टेज। मतलब क्या है? कुछ ना कुछ बॉस आज शरीर के अंदर है, बट अभी तक ये पता नहीं चला है। क्यों? क्योंकि सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, शरीर कुछ जानियो नहीं दे रहा है, शरीर को कुछ पता नहीं चल रहा है। कब पता चलेगा? जब ये थ्रेशोल्ड के पार जाएगा टॉक्सिन, ये लेवल को जब क्रॉस करेगा ये टॉक्सिन का लोड, तब आ जाते हैं सिम्टम लेवल, इसको बोलते हैं लक्षण अवस्था।
और जब लक्षण अवस्था शुरू हो जाती है तो लक्षण अवस्था क्या है, हजारों लक्षण है तो हजारों दवाइयाँ मिलती हैं। आप एक लक्षण बोलो, एक दवाई मिलेगी। आप डॉक्टर के पास जानबूझकर जाओ एक बार और बिना वजह के 10 लक्षण बोल दो कि सर कल नींद भी नहीं आ रही है, पेट साफ नहीं होता है, सर यहाँ पे खुजली होती है, ये होता है, कुछ 10 लक्षण निकाल के जाओ। डॉक्टर बोलेगा ठीक है फिर ये दवाई ले लो, तो हर लक्षण का एक दवाई देगा। इसका मतलब क्या है, एक लक्षण का दवाई दूसरे लक्षण पे काम नहीं करता है तो डॉक्टर क्या करेगा, हर एक सिम्टम का आपको अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि उसको पता है ये अगर उनको सिम्टम्स आ रही हैं तो उनको बोलना कि यह सिम्टम को दबाना पड़ेगा। हर एक लक्षण के लिए ये अब जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसने इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है कि कैसे लक्षणों को तुरंत हम सप्रेस करें। और लक्षणों को तुरंत कम किया जाता है, लेकिन टॉक्सिन का लोड है ना वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। कारण वैसे ही है, कारण उसी की जगह पे है, सेल डैमेज हो रही है, कोशिकाएं खराब होती जा रही है, टॉक्सिन का लोड बढ़ते जा रहा है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोशिकाओं को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कोशिकाओं के अंदर कचरा जा रहा है, ब्लड सप्लाई या संचार व्यवस्थित नहीं हो रहा है, तो टॉक्सिन का लोड या कारण वैसे ही है। तो क्या होता है, कारण बढ़ते जाएगा तो आदमी वो लक्षण में था वो डिसीज में जाता है। पहले एक जमाने में वो ऐसा सिचुएशन में था कि कभी कभी दवाई खाए तो चलता था सर्दी में, लेकिन आज एक ऐसा आता है उसके जीवन में दौर, उसको बोलते जिंदगी भर, लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। जब तक है तब तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आप खाना भूल जाओ दवाई मत भूलना। इसको बोलते हैं हम डिसीज का लेबल लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, यानी आपका बीपी का दवा लेना है, शुगर का दवा लेना है, थायराइड का दवा लेना है, अस्थमा का दवा लेना है, एसिडिटी के लिए भी सर जिंदगी भर दवाइयाँ खाते हैं लोग, कौन सा ठीक हो रहा है। सर्दी के लिए कितने साल से लोग दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, यानी फिर से लक्षणों को कम कर सकते हैं, फिर से रिपोर्ट में कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन खराबियों का प्रमाण बढ़ ही जाता है, टॉक्सिन का लोड और बढ़ जाता है। और कारण वैसे ही है तो कारण फिर से जोर पकड़ते हैं, तो कारण के ऊपर काम ही नहीं हुआ तो फिर आ जाते हैं क्रॉनिक इलनेस यानी क्रॉनिक डिसीज स्टेज। क्रॉनिक का मतलब होता है एक अगर बीमारी शरीर के अंदर लग जाए तो फिर उस बीमारी के कारण कई अंगों का खराब होना है। एक बार डायबिटीज बॉडी के अंदर आ जाए तो यही शुगर अगर आंखों में जाए तो ग्लाइकोमा, किडनी में जाए तो किडनी प्रॉब्लम, स्किन में जाए तो स्किन प्रॉब्लम, कोई अंग काटने पड़ते हैं शरीर के, कई ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं। तो एक बीमारी ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोग, तो ये क्या हो रहा है, ये एक बीमारी लगने के कारण पूरा बॉडी क्रॉनिक हो जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की थेरेपी के अंदर हम आज पहुंच चुके हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब एक ऑर्गन निकालो दूसरा ऑर्गन बिठा दो। ये सारे के सारे टॉक्सिन दिख रहे हैं, वो हमें बाहर नहीं दिखते, वो शरीर के अंदर के। बाहर के टॉक्सिन तो आप रोजमर्रा देख रहे हो, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, ये तो आपको भी पता है, लेकिन ये अंदर का शरीर का दिख रहा है आपको। ये टॉक्सिक का लोड एक दिन में नहीं आता है सर, ये बढ़ने के लिए समय चाहिए। और फिर एक ही चीज़ है, इसको निकालने का रास्ता डॉक्टर निकालते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का, या ऑपरेशन करना पड़ेगा, या ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे आप एक सवाल आपको पूछना है, ये समय हमारे ऊपर आना चाहिए क्या? क्या आप चाहते इस तरीके का जीवन हमारा हो जाए? क्या इस तरह का जीवन जब आ जाता है तो क्या इंसान ज़्यादा जिंदगी जीना की इच्छा रख सकता है? कोई बीमारी शरीर में लग जाए तो कोई इंसान की इच्छा हो जाती है कि वो ज़्यादा जीवन जिए? नहीं सर। और मैं यही आपको लाइन बोलना चाहूँगा कि जीवन के पहले दिन से माता के गर्भ से लेकर ये टॉक्सिन का लोड आज बढ़ रहा है, यानी हमारे लिए रिस्क बढ़ती जा रही है। माँ के दूध में भी क्लोरोफायरिसोस मिल रहा है, माँ के दूध में भी वो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं दोस्तों। माँ के दूध में जो एक दिन का बच्चा जो उसका लिए संजीवन है वो दूध माता का, उसके अंदर भी टॉक्सिन क्या करें। और ये एक दिन से नहीं आता है, वो माता के गर्भ के पहले दिन से आपके शरीर में शुरू हो रहा है और आज ये इस सिचुएशन तक जाता है। तब टॉक्सिन को निकालने का एक ही रास्ता निकलता है, वो ऑर्गन को निकाले सीधा। आप सोचिए इस तरीके का समस्या, इस तरीके का समय हमारे ऊपर आना चाहिए क्या? ही वेळ आपल्यावर यायची का? डू यू हैव वे आउट? हमें इससे बाहर निकलना है, क्या करें इस सिचुएशन के लिए? सो बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। बहुत देरी से जागरूकता बली, इलाज से परहेज बेहतर है। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है दोस्तों, बिफोर इट इज टू लेट, एक लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। मतलब क्या है, आज लेबल लगने से पहले जाग जाओ। एक बार लेबल लग जाए, लेबल मतलब वो डायबिटिक, वो सभी लेबल आ जाते हैं, जितने लोगों के नाम आपको पता है रोगों के, तो वो लेबल लगने से पहले जाग जाओ। बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट, यानी इलाज से परहेज बेहतर है। सो कम टुगेदर टू DXN हेल्दी वर्ल्ड मिशन। दातो डॉक्टर लीम सियो जिन, जिनका ये मिशन है कि जीवन स्वस्थ रहे, आप पूरा दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करें, तो ये मिशन DXN का वर्ल्ड मिशन बन चुका है आपके लिए।
और इसी के अंदर अगर हम ज्ञानोडर्मा की बात करें तो हमारे लिए आज टाइम आ चुका है, और वो टाइम है हम जब जाग जाना है, वो एक कोशिकाओं में जाग जाना है। पहला लाइन, ये टैगलाइन बताना चाहूंगा, एक एबनॉर्मल सेल को जाग जाना। दूसरा टैगलाइन है नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे हमारे शरीर की सूक्ष्म जांच होना कैसे होगी? जब भी हम, ये हमारा जो जड़ी बूटियों का राजा है ज्ञानोडर्मा, यानी हमारा जो मेन कोर प्रोडक्ट है वो आपके सामने दिख भी रहा है ज्ञानोडर्मा। तो ये जो ज्ञानोडर्मा मशरूम है, ये शरीर में जाने के बाद हमारी हर कोशिकाओं के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल परमिएबिलिटी, सभी सेल में जाता है। और जब सभी सेल में जाता है तो वहां के टॉक्सिनों को ढूंढता है, और इसको हमने नाम दिया है माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट। ये खुद चेक करता है, हमें पता नहीं है शरीर में कितना टॉक्सिन है, कितने जमा हो चुके हैं, लिवर में कितना है, किडनी में कितना है, हार्ट में कितना है। नो, वी डोंट नो, क्योंकि हमें आज पता नहीं, फिर भी हमें एक आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल। अब सूक्ष्म स्तर पर अपने शरीर की पहचान करने की समय आ चुका है। मैं पहचान से इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड। अब सूक्ष्म स्तर पर अपने शरीर की पहचान करने का समय आ चुका है। हाउ इट इज वर्क? सो एक साथ हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों की सूक्ष्म पहचान, आइडेंटिफाई और सिंगल एबनॉर्मल सेल एंड कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल सेल। वो नौबत ही ना आए, हमारे असामान्य कोशिका या एबनॉर्मल कोशिकाओं की पहचान करके उसे सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित करें। एबनॉर्मल सेल कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल सेल। खराब सेल को, जो दूषित सेल है, जो रोग से जुड़ी हुई सेल है, जो बीमारी की पहली सेल है, उसको हम नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करें। कौन करेगा? ये ज्ञानोडर्मा। जब भी हम आरजीजीएल सेवन करेंगे, हमारे खून के अंदर आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन है, तो 1,00,000 किलोमीटर जो पाइपलाइन बिछी हुई बॉडी के अंदर है, तो हर कोशिकाओं तक जब रोज ज्ञानोडर्मा जाता जाएगा, दस्तक देगा, तो उन एबनॉर्मल सेल पे पहला दस्तक देता है ज्ञानोडर्मा, और उन एबनॉर्मल सेल को ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा, उसमें से टॉक्सिनों को बाहर निकालेगा। एक सेल में आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सा सेल है वो जो एबनॉर्मल सेल है। देखिए ये बॉडी के अंदर की जो डायग्राम आपको दिख रही, रोगों की दिशा में सफर करने वाली पहली असामान्य दूषित कोशिका एबनॉर्मल सेल, ये दिख रही है आपको, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, ये दिख रहा है, आधा सेल दिख रहा है आपको, पूरी तरह से डैमेज होते जा रहा है। ये कौन सा सेल है? ये सेल हो सकता है कि किसी के लिए डायबिटीज का कारण बन जाए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आदि पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उसका ऑप्टिमम लेवल ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये हो सकती है कैंसर के कारण भी बन जाए, हो सकता है यह हृदय के रोग का भी कारण बन जाए। तो जिस अंग की वो सेल है उस अंग का पैथोलॉजी नाम दे देगा, लेकिन बॉडी के अंदर जाओ तो सिर्फ मिलेगा एक कोशिका सेल। तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है स्कैन यूर होल बॉडी एट अ टाइम। तो ज्ञानोडर्मा काम करेगा रोगों की दिशा में सफर करने वाली पहली असामान्य दूषित कोशिकाओं को ढूंढना और उसको नॉर्मल बनाना। अब थोड़ा सोचिए, जब हम एक कोशिकाओं को नॉर्मल करते हैं तो एक कोशिका अगर स्वस्थ हो जाए तो फिर हमारा एक टिश्यू, फिर हमारा एक ऑर्गन और पूरा सिस्टम स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। और जब सिस्टम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है तो हमारे चांसेस 100 साल जीने के हैं। कितने दिन खाना है इसका सवाल आपके सामने है। जितने दिन जिंदगी जीना चाहते हो उतने दिन जरूर खाओ, क्योंकि कचरा तो रोज आ रहा है, टॉक्सिन तो लोड हो रहा है, पूरी तरीके से ओवरलोड हो रहा है और रोज लोड हो रहा है। तो हमें सुरक्षा करने वाला एजेंट हमारे लिए जिंदगी भर का जरूरत है। ये सफाई करता है शरीर के और कोशिकाओं को स्वच्छ करता है, कोशिकाओं को नॉर्मल कर देता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली कोशिकाओं को नॉर्मल करें। दूसरा मेन चीज़ है आइडेंटिफाई योर वेंस। आपने वेंस की पहचान करना, पता नहीं है। एक सवाल आपके सामने है, जब तक 90% ब्लॉकेज नहीं होता है तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि हार्ट में कुछ समस्या आ चुकी है। 80% है, 40% है, 30% है, कुछ लोगों में 5-10% भी होगा ना। और कल तो मुझे बहुत ही मतलब एक हैरानी वाली बात जो मैंने हमारे डॉक्टर यस रंजन सर के सेशन में सुनी कि एक में हमारा जो हृदय है, हार्ट ऐसा ऑर्गन है जिसको हम निकाल कर बाहर भी रखें तो भी वो धड़कता रहता है, लप धप लप धप लप धप। वो मरता नहीं है बाहर निकालने के बाद। शरीर से बाहर निकाल कर टेबल पे रख देते हैं तो वो तो तब भी लप धप 30 मिनट तक करता है। इसको कोई बैटरी बैकअप दिया है, कोई चार्जिंग दिया है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये हृदय का एक भाषा है हमारे लिए और हृदय हमसे बात करता है। अभी तो सारा टॉक्सिन शरीर के अंदर आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेयर अंदर आ रहा है, तो 10% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, फिर भी बोलेगा तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। टेंशन मत ले लो दोस्तों, बोलेगा और खाओ पिज्ज़ा और खाओ चाइनीज, चलो आज मिसल पाओ चलेगा, नो वड़ा पाओ, जो खाना है वो खाओ, मैं मेरा काम करता हूँ तू तेरा काम कर।
और जब ये 95% तक चला जाएगा और जब उसी को खून मिलना बंद, तभी तो ये हमारा आवाज़ करना शुरू कर देता है। इतना ज़बरदस्त ऑर्गन है कि शरीर से बाहर निकालने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ रहा है। तो शरीर में क्या करता होगा कि उसको खून नहीं भी मिल रहा है तो भी काम करता है बहुत जगहों पे। और इसी के कारण हमें इसका पहले कभी भी सिग्नल नहीं मिलता है, और जब पता चलता है तब खुद डॉक्टर बोलता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको तुरंत बाईपास करना है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करना है, और ये आपका अभी बहुत समस्या बढ़ चुका है, तुरंत करना पड़ेगा। क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। तो हमें आज जाग जाना है। आज एक सवाल आपके सामने पूछता हूँ, और वो सवाल ये है, हम 5% वेंस में जब खराबी आए तब जाग जाना चाहिए, या 95% ब्लॉकेज होने के बाद जाग जाना चाहिए? हृदय की रक्षा करना है, हृदय को अच्छा रखना है, तो हमें कब जाग जाना चाहिए? और ये सिर्फ हृदय से जुड़ी हुई बात नहीं है। जब वेंस की बात आ जाती है तो हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो पाइपलाइन बॉडी के अंदर जो माइक्रो कैपिलरीज हैं, उनके अंदर भी गैनोडर्मा जब जाता रहेगा तो वहाँ से भी टॉक्सिनों को, सप्लाई को निकाल देगा, और रक्त संचार को सुचारू करेगा, और हर कोशिकाओं तक अच्छा ब्लड पहुँचा देगा। और हर एक बीमारी के अंदर हम बोलते हैं हमें हर एक स्वास्थ्य समस्या आने वाले समय में आने से रोकने में समर्थ है, क्योंकि पूरे बॉडी में रक्त संचार को एक अच्छी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हृदय से नहीं है, बल्कि पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना जरूरी है। पता नहीं है ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है या कहाँ पे आ रहा है, तो अब शुरू हो रहा है, लेकिन आज आपको बीमारी नहीं है तो आइडेंटिफाई योर वेंस। आइडेंटिफाई, ये वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे, गूगल में सर्च कर देना कैसे होता है ये काम। शायद प्ले हो रहा है। With old age, disorder in the cardiovascular system occurs first. Blood viscosity and the content of cholesterol and triglycerides in the blood increase. They deposit on blood vessel walls and cause arteriosclerosis, coronary sclerosis, thrombus, and so on. Blood circulation is hindered and blood supply to the heart is insufficient. This may trigger off coronary disease or a stroke. Coronary disease, COD is stroke. These diseases will cause the undernutrition of some muscular tissues, leading to their aging and atrophy, and thus initiate diseases in some internal organs. ये डिटोरिएशन बोला जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है कई कई जगहों। अब गैनोडर्मा क्या करता है? The triterpenoids in glossy Ganoderma can promote blood circulation and reduce the contents of cholesterol and triglycerides in blood. So, it has the effect of preventing and curing hyperlipemia, coronary sclerosis, and other heart diseases. अंदर से टॉक्सिन को निकाल रहा है। और इसी तरीके से हम बात करते जब गैनोडर्मा ये हमारे शरीर में ये पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई को ही ठीक कर देता है, तो आने वाले समय में हमें उस तरीके के रोगों में जाना ही नहीं है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है कि मुझे ज़्यादा ज़िंदगी जीना है, 100 साल तक जीना है, तो आपका हर रक्त वाहिनी स्वच्छ होना, क्लीन होना, आपका लंग्स का ठीक रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंग्स के अंदर म्यूकस का लेयर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो म्यूकस के लेयर के कारण लंग्स की लाइफ कम होती जा रही है। अब उस लंग्स को निकाल कर हम किसी सर्फ एक्सेल में नहीं धो सकते, लेकिन उस लंग्स को कुछ चीज़ है जो अंदर जाके सफाई का काम कर सकती है, और वो है हमारा किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा। आज खाना शुरू करो, तो जिसके शरीर में लंग्स की खराबी यानी लंग्स के अंदर म्यूकस ले रहे हैं, उसके अंदर आज बीमारी नहीं है, बट आज लंग्स में टॉक्सिसिटी है, तो उसको सर्दी यानी बलगम निकलना शुरू हो जाएगा, कफ निकलना शुरू हो जाएगा, कचरा सफाई होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमें लंग्स की सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई यूर लंग्स, यानी हमें लंग्स क्यों आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई और सिंगल कैंसर सेल्स, आइडेंटिफाई योर म्यूकस स्टेज बताया, म्यूकस स्टेज आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई और सिंगल एबनॉर्मल सेल, यानी सिंगल एक कैंसर सेल। यहाँ पे भी एक सच्चाई है, आज भी हमारे शरीर में कैंसर सेल आते हैं, रोज आते हैं, और 200 रीजन से आते हैं, डेली आते हैं, और हमारा बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। लेकिन कुछ कारणवश आज इम्यूनिटी इतना डाउन हो चुका है, अभी तो कोरोना ने इम्यूनिटी का टेस्ट ही लिया है लोगों का, तो इम्यूनिटी इतना डाउन हो चुका है कि कोई भी रोग शरीर के अंदर पकड़ रहे हैं, तो ये कैंसर की एक कोशिका जब शरीर में बन रही है, तो उसका 1 से 2, 2 से 4 एक मिसगाइड सेल है। ये बॉडी में एक एबनॉर्मल सेल है जो नॉर्मल वर्क नहीं कर रही है, फिर भी वो जीवन जी रही है, तो वो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाती है, तो बन जाता है एक ट्यूमर।
तो सवाल आपके लिए, सवाल जरूर लिख लेना और इस तरीके के सवाल जरूर पूछ लेना। सर ये जो ट्यूमर शरीर के अंदर बन जाते हैं वो एक सेल में पता चलेगा या बॉडी को कब पता चलेगा? आपको कब पता चलेगा? ट्यूमर बनने के बाद पता चलेगा या एक सेल में खराबी आने के बाद पता चलेगा? हमें कैंसर है या कैंसर हो सकता है या कैंसर हुआ है ये पता कब चलता है? जब तक ट्यूमर का बायोप्सी नहीं होता, गांठ नहीं बनती, गांठ निर्माण अवस्था, तो ट्यूमर डेवलपिंग स्टेज बोला जाता है। तो जब तक ये स्टेज नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है, तो हमारा बॉडी बोलता है तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। बहुत सारी तरह से हमें मदद करता रहेगा, लेकिन जब तक ट्यूमर नहीं बनता है तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसे कैंसर कहते हैं। शुरुआत कहाँ करनी चाहिए? गांठ बनने के बाद या पहली कोशिकाओं में? सो आइडेंटिफाई योर सिंगल एबनॉर्मल सेल, आइडेंटिफाई योर सिंगल कैंसर सेल। एक माई स्टडी आपके सामने यहाँ पे है। जब ये इस तरीके की कुछ समस्या लोगों के जीवन में आ रही है, कैसे जी पाएंगे लोग? Modern treatments usually attempt to destroy cancerous cells through radiotherapy or chemotherapy. However, while destroying cancerous cells, such treatments also destroy many of the essential cells beneficial to the human body, such as macrophage and T lymphocyte, blood-producing cells, white blood cells, and others. Furthermore, once treatment is discontinued, the remaining cancerous cells will multiply in large quantity when the body is weak. So discontinuing chemotherapy usually leads to the lowering of immunity and the weakening of the body. Lowering the immunity, weakening the body. The integral effects that come with the consumption of long-haul logwood lincture treatments with radiotherapy and chemotherapy will create are promising. Besides its own anti-cancer properties, lincture can also destroy cancerous cells together with radiotherapy and chemotherapy. At the same time, it also fights against unwanted effects of radiation, reducing damage by radiotherapy and chemotherapy to essential cells like macrophage and T lymphocyte, blood-reducing cells, white blood cells, and others. Lincture increases the tolerance level towards radiotherapy and chemotherapy, improves appetite, and strengthens immunity. Some terminally ill cancer patients are so weak that they're not able to withstand radiotherapy or chemotherapy. After the consumption of long-haul logwood lincture, their condition improved and they can complete the course of radiotherapy and chemotherapy. Many patients with tumors have their symptoms significantly improved after taking long-haul logwood lincture. Other complementary long-haul products have also treated numerous patients who suffer from various kinds of terminal cancers. In research studying the effects of lincture on cancer, 2 groups of mice were implanted with cancerous cells, and one of the groups was fed with long-haul logwood lincture. गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा का जो चीज़ है वो एक बॉटल में लेकर उसमें इंजेक्शन में बनकर घूम सकती है। देखो एक ग्रुप जो है कंट्रोल वो गैनोडर्मा खा रहा है और एक ग्रुप को नाम दिया। 10 days later, the mice in the reference group developed large quantities of cancerous cells, and their lives were threatened. इसको कट किया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट और एक कंक्लूजन बताया जाता है इसके बाद। रेफरेंस और कंट्रोल ग्रुप को कट किया गया। क्या निकल कर आया देखेंगे। Whereas the mice fed with long-haul logwood lincture were able to control the growth, and chances of survival were increased significantly. क्या देखिए ये स्लाइड के अंदर से अगर स्क्रीन में आपको दिख रहा है पिक्चर, तो रेफरेंस ग्रुप में वो मल्टीप्लाई होते गया और तादाद में बढ़ता गया, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में उसकी ग्रोथ को ही रोक दिया। उसको ग्रोथ क्यों रोक दिया? कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक दिया। कैंसर कोई रोग नहीं, एक सेल की अवस्था है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल में आ जाता है कुछ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी, ज़्यादा एसिड जब ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो इसको हम बोलते हैं कैंसर सेल है। तो पैथोलॉजी नाम देता है, आप नाम को छोड़ दीजिए दोस्तों, पैथोलॉजी को जो नाम देना है देना है, लेकिन गैनोडर्मा क्या करता है? उन सेल को फिर से अच्छा करने की कोशिश करता है और हमारी सेल की ग्रोथ, जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक देता है। आज अगर हम रोज खाना शुरू करेंगे तो आइडेंटिफाई योर सिंगल, पहले ही उस सेल को नॉर्मल करिए ताकि फिर से ट्यूमर बनने ही ना पाए। ट्यूमर बनने के बाद जाग जाने से अच्छा है कि एक सेल में जाग जाओ, एक एक कोशिकाओं में जाग जाओ। हमारा किडनी
एक ऐसा ऑर्गन है, एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरा किडनी उसका काम संभाल लेता है। तो ये भी बात सच है कि एक किडनी अगर आपका 70% डैमेज है और दूसरा किडनी अगर आपका 100% वर्किंग में है, तो ये दोनों बहनें हैं, ये दूसरी को बोलती है तू तेरा काम कर रही हो, लेकिन वो बोलते हैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो तुझे नहीं हो पाया तो मुझे दे दे। तो आपको ये भी शायद पता होगा, ये भी साइंटिफिकली फैक्ट है कि एक इंसान एक किडनी के ऊपर भी जीवन जी सकता है, यानी पूरे शरीर का भार एक किडनी ले सकती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बॉडी फिर से कहता है कि जब किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी पता नहीं चलता है, जब ये दूसरा भी किडनी डैमेज हो जाए 30-40%, और तब हमें जब तुरास यानी दुखावा हो जाए तब हम रिपोर्ट निकालते, तब पता चलता है किडनी फेल्यूर है। बट ये फेल्यूर का मतलब क्या है, एक एक फेल्यूर शरीर के अंदर जब आ जाता है तो वो एक सेल डैमेज होने के कारण और एक सेल से ऑर्गन डैमेज होने के कारण, ऑर्गन तो डैमेज होने के लिए बहुत समय लगेगा। डायबिटिक नाम तो पैथोलॉजी ने दिया है, मैं आज डायबिटीज नहीं बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा एक्सेस शुगर, मेजर कॉम्प्लिकेशन अबाउट द एक्सेस शुगर, आइडेंटिफाई योर एक्सेस शुगर। जो शरीर को नहीं चाहिए वो शुगर अगर बॉडी के अंदर बैठी रहेगी तो वो आंखों में जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो एक्सेस है मतलब उसका काम ऊर्जा बनाने के बाद नहीं था बट शरीर में है, कितना चाहिए था एक लेवल डॉक्टर बोल देते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में है तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक शुगर बॉडी के अंदर है। तो वो टॉक्सिक शुगर जितना ज़्यादा शरीर के अंदर है, इसको शरीर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? आप तो सवाल है, आप विचार करिए इसके ऊपर, सोचिए, शरीर में रखना है कि बाहर निकालना है? आप बॉडी की रक्षा करना चाहते हो और लाइफ टाइम अगर हेल्दी और स्वस्थ रहना है तो इसके अंदर भी ये गैनोडर्मा वर्क करता है। हमारा जो वेलनेस किट बात करेंगे, आप वेलनेस बोलना, वेलनेस किट, तो ये वेलनेस किट बात करते हैं तो ये जो मेन चीज़ करता है वो आपके शरीर में जो एक्सेस शुगर को भी पकड़ लेगा और शरीर से बाहर निकाल देगा हमारे यूरिन और पसीने के माध्यम से। आइडेंटिफाई योर ऑर्गन्स, ऑर्गन फेल्यूर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी ऑर्गन रातों रात खराब नहीं होता है, उसकी शुरुआत एक सेल में हो रही। आपको मैं एक गैंग्रीन का पैर दिखा रहा हूँ, वो भी एक डेड सेल्स है, डेड टिश्यूज है, तो पूरी तरीके से डेड हुआ सेल है, उसके ऊपर गैनोडर्मा बाहर से लगाए हैं और वहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं जा रहा है, उसकी वजह से जख्म और बढ़ते जा रहा है। अब जैसे जैसे इनके ऊपर गैनोडर्मा शुरू किया है, यहाँ पे देख रहे दूसरा फोटो में हमने गैनोडर्मा का क्या किया है, पाउडर उसके ऊपर डाला है, तो जैसे ही पाउडर डाला तो उसी जख्म से तुरंत उसमें से विषैले तत्व टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। दूसरा पैर देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यूज हेल्दी होते जा रहे हैं, ब्लड का सप्लाई भी ठीक हो रहा है, नया ब्लड संचार वहाँ पे जा रहा है, खून अच्छा जा रहा है, तो ग्रैनुलेशन टिश्यूज हेल्दी होते जा रहे हैं। ये रेड ब्लड दिख रहा है, मतलब ये निशानी दिख रहा है कि ये हेल्दी और रिकवर होते जा रहा है। और फिर चौथा पिक्चर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से स्वस्थ। तो इतना खराब सेल को फिर से नॉर्मल कर सकता है, तो आप सोचना इसकी प्रिवेंशन की ताकत क्या होगी, आप सोचना इसके ऊपर। इतना खराब सेल को अगर ये इतना पावर दे सकता है तो आप सोचना इस बात पर कि इसकी प्रिवेंशन की क्या ताकत होगी, तो हमें कब खाना चाहिए। इसी के लिए हम कहते हैं टाइम फॉर न्यूट्रास्यूटिकल रिवॉल्यूशन। अब दुनिया जाग चुकी है, हमें जाग जाना चाहिए, पूरा इंडस्ट्री जाग चुका है, सिक केयर से हेल्थ केयर के अंदर आ रहा है, प्रोएक्टिव, प्रोबायोटिक नॉट एंटीबायोटिक, तो इसके अंदर हम प्रिवेंटिव के अंदर आ चुके हैं। तो हम सभी लोग इस वेलनेस में और न्यूट्रास्यूटिकल रिवॉल्यूशन के अंदर आते हैं। हमें इससे बाहर निकलना, हमें इसको एक ही है, हमें एक चाहिए ना, इलनेस हमें नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए वेलनेस। तो हम केमिकल ड्रग्स खाने से अच्छा है कि नेचुरल फूड की तरफ जाए। हम सेगमेंटल अलग अलग पार्ट के लिए की दवा खाने से अच्छा है कि होल बॉडी नॉर्मलाइज करना शुरू करें। आफ्टर डिसीज डिसऑर्डर लेने से अच्छा है कि हम प्रिवेंट करना शुरू करें, यानी रोग होने के बाद लेने से अच्छा है कि प्रिवेंशन के लिए लेना शुरू करें। कंट्रोल और सप्रेस करने से अच्छा है, यानी कोई स्वास्थ्य की समस्या आ जाए तो उसको कंट्रोल सप्रेस करने से अच्छा है कि वेलनेस और वेलबींग के अंदर जीवन जिए। तो यही हमारा जो एक मेन कोर है वो है हमारा गैनोडर्मा द किंग ऑफ हर्ब, द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा फैक्ट्री भी हमारा है गैनोडर्मा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं द किंग ऑफ हर्ब, यानी जड़ी बूटियों का राजा, इंक्रीज द ओरैक वैल्यू एंड आइडेंटिफायर हर्ब। मैं कई जगह पे जाता हूँ तो मैं इसको आइडेंटिफायर हर्ब बोलता हूँ, ये पहचान करा के देगा आपकी। आज खाना शुरू करना। सो वेलकम टू अवर हेल्दी वर्ल्ड। और इसमें एक ही चीज़ है, हमें स्वस्थ पहले, सबसे पहले किसने खाना चाहिए आप बताइए? ये इलनेस के लिए नहीं है, ये किसने खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा किसने लेना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ मेगा डोसेस, मेगा थेरेपी खाने के जैसा किसने खाना चाहिए? अभी तो पाउडर में भी आ चुका है, तो फूड के अंदर डालकर किसने ज़्यादा गैनोडर्मा खाना चाहिए? आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कोकोजी लगाओ, पेस्ट लगाओ, जो भी प्रोडक्ट खाओ, जो शरीर के अंदर जा रहा है उसमें क्या होना चाहिए? गैनोडर्मा। हेल्पिंग टू अदर्स ब्रिंग सक्सेस। और फिर हम जब हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं तो फिर हम लोगों को महसूस करने का तरीका ढूंढ निकाल कर लेकर आए। हेल्पिंग टू अदर्स टू ब्रिंग सक्सेस, द किंग ऑफ हर्ब। आज हमारे लिए उपचार है, कल के लिए दक्षता है और भविष्य के लिए सुरक्षा है। उपचार यानी हमारी आने वाले समय में हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उद्या के लिए यानी कल के लिए दक्षता और भविष्य के लिए सुरक्षा है। किसने लेना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए,
शादी होने के पहले, शादी होने के पहले जो लोग चाहते हैं कि कल जाके हम मैरिज करेंगे और शादी करेंगे, उनको बोलना है कि जैसे ही आप टीनेजर हैं तो उनको सबसे पहले खिलाओ कि आप गैनोडर्मा पहले सबसे खाओ। देखिए आपके सामने स्टेजेस दिखा है, तो यहाँ पे दिखा है एक प्रेग्नेंट लेडी आपको दिख रही है। तो ये सबसे ज़्यादा बहुत अहम है आपके लिए कि वेलनेस कहाँ पे करना है, वेलनेस को कहाँ हमें प्रोड्यूस करना है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, मतलब क्या है, आज छोटे छोटे बच्चे जन्म से ही कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ टॉक्सिन लेकर आए, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन लेकर आ रहे हैं, कुपोषित बच्चा जन्म में आ रहा है, वेट बराबर से नहीं भर रहा है, उसका शरीर के अंदर इतना सारा समस्या आ चुका है जन्म में। तो मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि सबसे पहले हमें गैनोडर्मा देना है, उस माता को देना है और उसको बोलना है कि पूरा जब तक 9 महीना 9 दिन आपको ये प्रोडक्ट, वेलनेस का प्रोडक्ट आपको खाना है, ताकि आपका आने वाला बच्चा आपका हेल्दी स्वस्थ महसूस हो जाए। फिर आपके एक छोटे छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनको आप हेल्दी और सुरक्षा के लिए ज़रूर देना शुरू करना। फिर आपके जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स का मतलब क्या होता है, एक युवा बच्चा है, युवा लड़का है, उसका एक पुरुष के अंदर रूपांतर हो जाता है, और एक युवा लड़की है उसका रूपांतर एक स्त्री के अंदर हो जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है हार्मोनल इनबैलेंस, और ये सबसे बड़ी समस्या आम बन चुकी है कि आज ही लोगों को परेशानी है। शादी में भले खर्चा 5 लाख 10 लाख कर रहे हो दोस्तों, पर क्या वेलनेस के लिए खर्चा कर रहे हो 5-10 हज़ार महीने का? करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी भर एक बीमारी के अंदर या एक समस्या के अंदर जाने से अच्छा है कि शादी से पहले, बीमारी से पहले हमें इस वेलनेस में और टीनेजर्स की हेल्प करनी है। जो टीनेजर्स में है उनको सबसे बड़ी ज़रूरत है हार्मोनल इनबैलेंस को अभी बैलेंस करे, ताकि आने वाले समय में एक पुरुष अच्छा बने और एक स्त्री अच्छी बने, और वो अच्छा बाद में बच्चा भी स्वस्थ पैदा कर पाए। यह हमें वेलनेस को तरफ लेके जाना है। जैसे ही शादी हो जाती है, मुझे जितने भी मैरिज है, मैं तो बोलता हूँ कि आप इनको गिफ्ट देते हैं, कितने बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, कितने लोग कितना बड़ा खर्चा करते हैं शादियों में, और यहाँ तो पूरी स्पर्धा लगी हुई है, हाँ इसने इतना खर्चा किया क्या, मैं इससे ज़्यादा खर्चा करूँगा। लेकिन व्हाट अबाउट योर लाइफ? आपका आने वाला जो बच्चा है, क्या वो स्वस्थ पैदा होगा? इसका क्या क्वेश्चन मार्क आपके पास है? क्या वो कोई समस्या नहीं लेकर आएगा? इसके लिए आप आज क्या कर रहे हो? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके जीवन में आपका जो जन्म होने वाला बच्चा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खबरदार, 6 महीना 1 साल पहले वेलनेस प्रोडक्ट खाओ, बहुत खाओ, ज़्यादा खाओ। 1 साल तक वैसे भी लोग आजकल प्लानिंग करते हैं, वैसे भी लोग रुकते हैं प्लानिंग के कारण। तो आप सबसे पहले उस स्टेज में देना शुरू करो और उनको बोलना, जब तक गैनोडर्मा दोनों नहीं खाना 1 साल तक, तब तक बच्चा पैदा मत करना। आपके डीएनए के अंदर जाकर, आपकी हर कोशिकाओं में जाकर गैनोडर्मा स्वस्थ करेगा, तो आने वाला बच्चा भी आपका हेल्दी और स्वस्थ महसूस हो जाएगा। तो आपको अभी इसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो ओल्ड एज होती है, ये किसी ना किसी के निर्भर हो जाते, वृद्धावस्था, बुजुर्गावस्था। हो सकता है इनका बेटा उनको नहीं देख रहा है, उनकी बहू उनको देख नहीं रही है, तो क्या करे? पेंशन नहीं जमा हो रही है, तो क्या करे? इन लोगों को स्वस्थ रहना, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, डिपेंडेंसी से बाहर आना। तो इन लोगों की भी मदद करना हमें शुरू करना है, ताकि वो आने वाले समय में अच्छा बुढ़ापा, अच्छा बुजुर्गावस्था, जैसे कितना हेल्दी हम देखते हैं, कितना एनर्जेटिक देखते हैं हम हमारे प्रोफेसर सर को, और हम भी चाहते हैं उनके उम्र में हम भी उतनी एनर्जी में रहे। वो दिन के 40-40 पिरुला खाते हैं, प्रोफेसर सर डेली 20-20 40-40 पिरुला एक साथ खाते हैं, और आज बुजुर्ग अवस्था है फिर भी कितना हेल्दी और कितना एनर्जी और कितना पैशन उनके अंदर है। वही पैशन हमारे अंदर आज चाहिए, तो आज से खाना शुरू करना है। तो यही है मेरा आज का मेन मकसद और मेन मैसेज आपके लिए, सभी लोगों के लिए, टू अचीव आवर डिजायर टू लिव लॉन्ग विथ द हेल्थ। लोगों को अच्छा उम्र भी चाहिए और एक ज़बरदस्त स्वास्थ्य भी चाहिए। तो ये सीक्रेट आपके सामने है, सभी पूरे शरीर को खोलकर बता दिए, लिव लॉन्ग का एक सीक्रेट आपके सामने। सो कोशिश करिए। मैं तो वैसे कोई मेडिकल बैकग्राउंड में नहीं हूँ, फिर भी 15 साल से जो DXN में, इस सिस्टम में आने के बाद हमने सीखा है, वही आपके सामने रहेगा। 15 साल का तजुर्बा यानी एक तप हो जाता है। एक टेक्निकल बैकग्राउंड में होने के बावजूद भी इतना तरीके से हमने आपको ये मैसेज दिया है, बिकॉज ये पावर DXN का है। यह हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन का पावर है, हमारे मेंटोर का पावर है, और इस तरीके का रत्ना वसुपाल मैडम का इतना ज़बरदस्त सेशन आपने सुना ज्ञानोथेरेपी के ऊपर। तो ये हमारे सभी लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के एक सलाहकार है। दोस्तों, एक ही मैसेज देना चाहूँगा, एक ज़बरदस्त वेलनेस एडवाइज़र बनिए, और DXN के जुड़ने के कई रीज़न आपके सामने हैं, और ये उसमें से एक पावरफुल रीज़न बन सकता है कि ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप जिंदा जिए, अच्छा जिए, एनर्जेटिक जिए, और लाइफ टाइम एक अच्छा महसूस करे, सो हैप्पी जिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई विश टू हेल्दी वे
to wealthy life. I wish you to be the millionaire in the accent. Thank you all of you. Thank you. Thank you, Praveen. Very good. You have आपने इतना डिटेल में कवर किया है ओनली ऑन हाउ टू लिव ए लॉन्ग लाइफ. ये कैसे हम बीमारी से बचना है, बिकॉज बीमारी से बचे तो हमने लॉन्ग लाइफ जी सकता है. ये बीमारी के बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रिवेंशन. प्रिवेंशन के लिए न्यूट्रिशन. ये रोगों को रोकने के लिए आज हमको चाहिए न्यूट्रिशन. गैनाडर्मा इज ए सुपर फूड, सुपर न्यूट्रिशन. लोगों को दिमाग में होना, जब भी हमने कोई रोगों को रोकने के बारे में बातें करता है, इमीडिएटली लोगों ने सोचता है ये दवा की तरह काम करता है, ये दवा है. वही हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये हमारा बहुत बड़ा रुकावट भी है वेलनेस रेवोल्यूशन के लिए. अभी जो चीज न्यूट्रिशन हेल्थ प्रिवेंशन के लिए लोग यूज कर सकता है, बीमार आने के बाद वो सोचता है ये रोग के लिए. ये जब तक ये अज्ञान, ये तो अज्ञान है. ये लोगों ने इसके बारे में कभी भी नहीं सीखा, डिटेल को नहीं पढ़ा. आज तो इंफॉर्मेशन तो सभी जगह में फ्री में, मुफ्त में मिलता है. सभी जगह में किताब है, हजारों किताब है न्यूट्रिशन के बारे में, हजारों पब्लिकेशन है गैनाडर्मा का बारे में, स्पिरुलिना का बारे में, मोरिंजी का. सभी जो आज दुनिया में प्रूव हो गया है अच्छा नेचुरल चीज कुछ भी हो, वो सभी का रिसर्च पेपर्स दुनिया में आज अवेलेबल है, सभी जगह में हो गया. अभी मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में साइंटिस्ट ने, हर्बोलॉजिस्ट ने, वेरियस और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहाँ कहाँ आपको आज ये इंफॉर्मेशन को ढूंढकर बाहर सबूत को निकाल सकता है, वो आप देख सकते हैं. किसी ने भी देख सकता है. गूगल को गए तो आप ऋषि डाले तो, गैनाडर्मा डाले तो, और पबमेड को डाटे तो, पबमेड को गए तो, सभी अभी आज हमारे साथ सबूत है. ये सबूत के बिना बातें करने का सेक्टर नहीं है. सबूत के बिना हम कुछ भी बातें नहीं करता है. यहाँ ये न्यूट्रिशन का प्रभाव मानव शरीर के ऊपर लंबी जीवन के लिए अभी ऑलमोस्ट मोर देन 50-60 बरस से बहुत जबरदस्त रिसर्च सभी जगह में चलता है. अभी गैनाडर्मा का जैसा प्रोडक्ट को आप छोड़िए, ये तो उत्कृष्ट है. इसीलिए इसने इसको किंग ऑफ हर्ब बताता है, किंग ऑफ न्यूट्रिशन बताता है, किंग ऑफ प्रिवेंशन. इट इज ए किंग ऑफ प्रिवेंशन. रोगों को रोकने का राजा है गैनाडर्मा लुसिडम स्पिरुलिना, किंग ऑफ प्रिवेंशन. एंड इट इज ए प्रिवेंटिव रेवोल्यूशन. वेलनेस इज ए प्रिवेंटिव रेवोल्यूशन. ये प्रिवेंशन के बारे में इतना रिसर्च क्यों हुआ आज? बिकॉज डेली नया नया रोग आता है, इसीलिए इसका दवा नहीं है. और ड्रग को रिसर्च करके लाने के लिए बहुत बरस होता है. ड्रग भी कभी कभी काम नहीं करता है. ये सभी समस्या के कारण, और ड्रग में साइड इफेक्ट होता है. इसीलिए आज सभी जगह में साइंटिस्ट ने, डॉक्टर लोगों ने स्वास्थ्य में जो काम करता है, स्वास्थ्य का बढ़ाने में, स्वास्थ्य का सेक्टर में जो सोचते हैं, ये सभी कैसे इसको नेचुरली लंबी जीवन को जी सकता है, इसके ऊपर तपासण में हमको आज ईच कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स ह्यूमन कंजम्पशन में साधारण वेजिटेबल फ्रूट से लेकर नट्स तक
अभी बहुत बड़ा रिसर्च चलता है नट्स के ऊपर। नट्स कैसा ब्रेन का प्रॉब्लम को, समस्या को रोक सकता है, हृदय को कैसा वो अच्छा रहने के लिए बहुत कुछ नट्स का ऊपर में, वो नट्स का ऊपर में अभी आप आज बहुत रिसर्च है। इसीलिए ये जड़ी बूटियों को, जो नेचुरल जड़ी बूटियों हैं दुनिया में, सबके ऊपर क्या परिणाम हमारा स्वास्थ्य के ऊपर डाल सकता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च चलता है। इसमें गैनोडर्मा जैसे चीज और स्पिरुलिना में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक रिसर्च सभी जगह में, सभी देश में, सभी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत बड़ा रिसर्च सभी जगह में 30 बरस से, और मोर देन 50 बरस से, लगभग 1970 के बाद में हमारे साथ सभी। अभी स्पिरुलिना के बारे में सभी देश में अभी रिसर्च चलता है। इंडिया में भी बहुत रिसर्च है, इंडिया यूनिवर्सिटी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट में है। हम भी इसके बारे में तपासन किया। राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज, अण्णामलई यूनिवर्सिटी में खून की कमी या कुपोषण के ऊपर तपासन करके हमने उसका प्रूफ को निकाला, कैसा खून की कमी या कुपोषण से बच्ची, पर्टिकुलरली गर्ल बेबीज के ऊपर कैसा गर्ल चिल्ड्रन को सेव कर सकता है, इससे बाहर आ सकता है। इसीलिए ये जो हमारे साथ जो सबूत है उसका पब्लिसिटी, प्रचार आज चलना है, टू क्रिएट ए सोशल अवेयरनेस ऑन प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशन। इसीलिए ये तो बहुत बड़ा सोशल कॉज है। हमने जो डीएक्सएन में काम करता है ये एक सामाजिक कारण है, सोशल कॉज। बिकॉज पैसा कमाने के लिए बहुत सेक्टर है, बहुत बिजनेस है, बहुत धंधा है, बहुत प्रोफेशन है, सभी है। ये पैसा कमाने के साथ साथ जो लोगों को हम अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को हमने ट्रेनिंग देता है, नॉलेज देता है, आप रोगों को रोक सकता है, आप इस तरह का रोग से बाहर प्रिवेंट कर सकता है। ये बच्चों को, एडल्ट्स को, नौजवानों को, प्रोडक्टिव लेबर को, अभी हमको मालूम है most of the working population are in serious trouble because of this ये productive working days 20 years से 60 years तक दो productive manpower है ना, productive working days are lost because of बीमारी के कारण से। ये बीमारी किस तरह का बीमारी होंगे? साधारण काफ, कोल्ड से लेकर, फीवर से लेकर, इन्फेक्शन से लेकर, वायरस बैक्टीरिया से लेकर, सिस्टम फेल्यूर से बहुत लाइफस्टाइल डिसीज तक बहुत कुछ बीमारी से लोगों को प्रोडक्टिव मैन पावर एवरी ईयर इज लॉस्ट, दैट टू कंट्री लाइक इंडिया। अभी हमने लोगों को रोग से दूर रहने का सिस्टम को टीच करे तो, साधन को दिए तो, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे तो, हमारा जो प्रोडक्टिव मैन पावर लॉस होता है, हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, ये लॉस प्रिवेंशन से, काम का लॉस जो चलता है उसका प्रिवेंशन से डबल कर सकता है। ये आज बहुत बड़ा रिसर्च इसके बारे में, प्रोडक्टिव मैन पावर के बारे में, बीमारी के कारण से उत्पत्ति का लॉस, बीमारी के कारण से वो काम को नहीं जा सकता है, वो लेबर से लेकर, फार्मर से लेकर, अनस्किल्ड लेबर से लेकर स्किल्ड वर्क तक बहुत लॉस बिकॉज ऑफ मेडिकल लीव चलता है। ये लोगों ने बीमार रहते हैं, मेडिकल लीव लेते हैं, बार बार लेते हैं, बिकॉज ये हेल्दी नहीं रहता है। ये हेल्दी रहे तो हमारा उत्पत्ति कितना बढ़ेंगे, कितना डबल ट्रिपल होंगे, हम सोचना है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, मैन पावर प्लानिंग के लिए, प्रोडक्टिव मैन पावर के लिए, वर्किंग डेज लॉस को रोकने के लिए, ये वेलनेस रेवोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, लंबी जीवन के भी नहीं है। हमारा उत्पत्ति का लॉस इतना होता है, हमने डेवलप हो सकता है, बहुत बड़ा देश, डेवलप्ड कंट्रीज होने के लिए। अभी देखिए डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, जापान, जर्मनी,
फ्रांस, इटली, कोई भी देश आप देखिए, ये डेवलप्ड कंट्रीज में मैन पावर लॉस बहुत कम है, बट हमारे जैसे लोग देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ द बहुत ज्यादा रोगों के कारण, ये हाइजीन, हेल्थ, प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन के ऊपर जबरदस्त ध्यान ना डालने के कारण बहुत कुछ लॉस को हम एवरी ईयर वी आर एक्सपीरियंसिंग, उसको रोक सकता है। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी कारण से हम सबको, मैं सबको अनुरोध करूंगा, आपने जबरदस्त अभी लोगों को स्पॉन्सर करना, हेल्थ के सेक्टर को, डीएक्सिन को प्रोडक्ट यूज करने के लिए, हेल्दी बनने के लिए, प्रोडक्टिव मैन पावर बनने के लिए, लंबी जीवन को हम जीने के लिए, ये सभी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमको नंबर बढ़ना है। अभी 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश में हमने एटलीस्ट एक प्रतिशत लोगों को जोड़े तो भी 1.4 करोड़ को हेल्थ प्रोडक्टिव मैन पावर बन सकता है। हमारा उद्देश्य है सबको प्रोडक्ट रीच होना, सबको हेल्थ रीच होना, सबको स्वास्थ्य चाहिए। अभी बच्चे पैदा होने के माँ के गोद से लेकर वो फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव, फ्रॉम क्रैडल टू द ग्रेव, फ्रॉम आज हेल्थ चाहिए, और हेल्थ को डेवलप करने के लिए हम काम करेंगे। वही उद्देश्य है आरबीसी का, वही उद्देश्य है डीएक्सिन डॉक्टर लिम का। उसको रोगों को रोकने का सेक्टर में जो काम करना हमको बहुत बड़ा एक ये नो वी आर वेरी हैप्पी, मीन्स गर्व है, इसमें गर्व है हमने रोगों को रोकने वाला। ये चिंतन के साथ आप सभी लोगों को जोड़ने में, मदद करने में, रिक्रूटमेंट को बढ़ाना, रिक्रूट हमने 2-3 करोड़ पॉपुलेशन को एटलीस्ट लाना, सबको लाना। 50% लोगों को लाए तो भी उसका इतना अच्छा स्वास्थ्य होंगे, रोगों को रोक सकता है। करोड़ों नहीं, लाखों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर विच आर बीइंग स्पेंट ऑन डिसीजेस, बाद में हैंडीकैप्ड बनता है, काम नहीं कर सकता है, रोगों से वो मुक्त नहीं होता है, रोग के साथ जीवन करना। बहुत लोगों को लेबर एफिशिएंसी विल गो डाउन, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम काम करेंगे, स्वस्थ भारत को बनाएंगे हम सब मिलकर। ये तो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन,